ठीक है बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम बैक टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम लोग लेक्चर 3 में हैं। सर कल हम लोगों ने और बहुत सारी बातें करी थी। पहले हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग जाना था पहले लेक्चर में, लेकिन कल सर हमने पूरा स्कोप जाना कॉस्टिंग का कि हमको कैलकुलेशंस करने हैं, कैसे एक ओनर ऑफ द कंपनी जिसके बाजू में आप जाकर बैठते हैं उसको समझाते हैं कि आप कैसे अपनी कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। सर कॉस्ट क्यों कंट्रोल करनी थी बताइए सारे लोग, कॉस्ट क्यों कंट्रोल करनी थी? कर रहे हो अच्छी बात है, बट व्हाई? सब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ना। क्योंकि सर सेल्स प्राइस मेरे हाथ में नहीं है, वो मार्केट के हाथ में बचा, मेरे हाथ में कॉस्ट। कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है अगर आपको कंपटीशन में बने रहना है तो मैं गया, ओनर को समझाया। सर ओनर ने क्या देखा? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल में उसने देखा दो चीजें होती है, एक होती क्वांटिटी और दूसरी होती है आपकी रेट। क्वांटिटी के लिए हमने प्रोडक्शन हेड को पकड़ा कि आप भाई 2 केजी मत यूज कीजिए, 1.8 केजी में काम कीजिए। रेट के लिए मैंने परचेज मैनेजर को पकड़ा। तो हमको रिस्पॉन्सिबल पर्संस को ढूंढना है और उनको समझाना है कि तुमको ये काम इतने में करके दिखाना है। जब सबका एक टीम एफर्ट होता है ना, तब कंपनी का कॉस्ट कंट्रोल होता है। किसी एक के बस की बात नहीं है। अच्छा, इस पूरी टीम में सबका योगदान होता है, इनफैक्ट ओनर का खुद का भी योगदान होता है। मुझे सारे लोग बताइए, ओनर कौन सी कॉस्ट को कम करने में हमारी मदद कर रहा था? कौन सी कॉस्ट ऐसी थी जो ओनर के ही हाथ में थी, सीधे मैनेजमेंट के हाथ में? आपको ध्यान है क्या? सर ओवरहेड्स थे हमारे, जैसे रेंटल एक्सपेंसेस है ना, और भी दूसरे एक्सपेंसेस थे सर जो किसी और के हाथ में नहीं होते, सीधे फाइनल ओनर के हाथ में होते हैं। करेक्ट है। हाँ सर, और इन चीजों को सर हमने बोला था कि हम स्कोप ऑफ कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे मैंने आपको 3 टर्म भी बता दिए थे। एक था बजट सर, बजट जो हम ये सब बना रहे हैं वो सब बजट है। फिर हमने सर डिफरेंस देखा कि मैंने बजट दिया बच्चों को, मैंने सारे एम्प्लॉयज को बजट दिया और उन लोगों ने साल कंप्लीट कर दिया और एक्चुअल कुछ और आया। अच्छा, एक्चुअल बजट से ज्यादा भी कॉस्ट आ सकती, कम भी आ सकती है। तो शुरू शुरू में तो सर ऑब्वियसली ज्यादा आएगी। तो मैंने देखा कि कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो गई। अब कॉस्ट इंक्रीज हुई तो मुझे इसके पास सर पूरा रिसर्च मेरे पास पता है कि किसकी वजह से कितनी कॉस्ट बढ़ी हुई। मैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन को पकड़ सकता हूं। जितना भी वेरियांस आ रहा है, वेरियांस मतलब गैप बिटवीन एक्चुअल एंड बजट, इसका मैंने एनालिसिस किया। ये वेरियांस एनालिसिस कहलाता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो हमारा एक पूरा ऑल टुगेदर चैप्टर है। फिर आता है मार्जिनल कॉस्टिंग, और कुछ छोटी मोटी टर्म्स और पढ़ी थी, कॉस्ट रिपोर्ट और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। यस दोस्तों, ये बात खत्म हो चुकी थी और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 को, कंटिन्यू करेंगे। और ठीक है, चलिए सर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहली बात, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। आपके पास कस्टमर आया था जो अपना शर्ट बनवाने आया था, तो उस ऑर्डर के लिए उसको कितना पैसा चार्ज होगा वो आपसे पूछने आया। इन दैट केस योर कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज द ऑर्डर ऑफ द शर्ट गिवन टू मी। करेक्ट। ऐसे अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग चीजें होती हैं। जब आप सब्जियां लेने जाते हैं तो आप ऐसे नहीं बोलते कि एक आलू का क्या कॉस्ट है, आप ये पूछते हैं कि 1 केजी ऑफ पोटैटो इसका क्या कॉस्ट है। ऐसे ही पूछते हैं ना। मतलब वहां पर कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? नॉट 1 पोटैटो बट 1 केजी ऑफ पोटैटो। अच्छा, उसके बाद सर अगर आप मोटर्स लेने जा रहे हैं, मोटरसाइकिल, बाइक, ऑटोमोबाइल्स, जब आप कार का रेट पूछते हैं तो क्या आप ऐसे पूछते हैं कि ये वाली मोटरसाइकिल या ये वाली कार कितने केजी पर केजी कितने रुपए की है? नहीं सर, वहां पर वेट मैटर नहीं करता, वहां पर काउंट मैटर करता है कि ये जो कार है सर एक कितने की पड़ेगी। करेक्ट। तो कुछ चीजें काउंट पे, कुछ चीजें केजी में, कुछ चीजें मीटर में। तो कहने का मतलब ये है सर, आप जिस चीज की कॉस्ट निकाल रहे हो वो ऑब्जेक्ट क्या है? क्या वो एक यूनिट है, क्या वो एक क्वांटिटी वेट में है, या फिर क्या है? हमने जो उस दिन किया वो एक शर्ट में था सर, कि इस शर्ट की कॉस्ट क्या है। तो जिस चीज की कॉस्ट निकाली जा रही है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सो कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग जिसके लिए हम मेजर कर रहे हैं कॉस्ट, फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। करेक्ट है। Now, cost object may be a product or a service or a project or a customer or a brand category or an activity or a department or a program. सर अलग अलग चीजों की कॉस्ट निकाली जा सकती है। कभी कभी ऐसी कॉस्ट निकाली जाती है कि ये वाला प्रोडक्ट बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी, तो पूरे प्रोडक्ट की कॉस्ट बताइए। ये सर्विस देने में कितनी कॉस्ट आएगी,
यस, हाईवेज के जो प्रोजेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो लोग हाईवे बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, वो ये बात ही नहीं करते कि 1 किलोमीटर की कितनी कॉस्ट है, वो ये बोलते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की क्या कॉस्ट आएगी। कस्टमर, जब आप बोलते हैं कि भाई आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो नेटफ्लिक्स ये नहीं बोलता, नेटफ्लिक्स ये नहीं बोलता कि आप कितने घंटे देखने वाले हो, नेटफ्लिक्स ये बोलता है पर कस्टमर मैं इतना चार्ज करूंगा, अगर आपको एक सब्सक्रिप्शन चाहिए तो 800 रुपीज पर मंथ, 2 चाहिए तो 1600 रुपीज पर मंथ पर कस्टमर। ब्रांड कैटेगरी, एक्टिविटी, डिपार्टमेंट, जैसे आप इमेजिका जाएंगे, किसी भी अम्यूजमेंट पार्क में जाएंगे तो एक्टिविटी वाइज होता है ना, वाटर पार्क में जाना है तो ये रेट है ना, थीम पार्क में जाना है तो ये रेट है, फिर डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट ये हम आगे पढ़ेंगे, डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट, प्रोग्राम वाइज कॉस्ट, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन ये हुआ जिसकी कॉस्ट निकाल रहा हूं उस ऑब्जेक्ट को कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। चलिए एग्जांपल्स ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जैसे प्रोडक्ट, स्मार्टफोन, पर प्रोडक्ट निकालते हो ना आप, एक स्मार्टफोन की क्या कॉस्ट है, टैबलेट, कंप्यूटर, एसयूवी, कार, बुक, एक बुक कितने की आ रही है। वहीं अगर आप सर्विस की बात करें तो आप बोलते हैं एयरलाइन फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, तब आप ये नहीं बोलते कि ये फ्लाइट कितने की, आप ये बोलते हो दिल्ली से मुंबई की ट्रिप कितने की है, ऐसे कॉस्ट पूछते हो आप सर्विस की। उसके बाद ऑडिट का असाइनमेंट, सर जब हम ऑडिट करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बनेंगे, ऑडिट करेंगे तो आप भी पैसा लेंगे ना क्लाइंट से, तो आप उसे बोलेंगे कि इस असाइनमेंट का आपको मैं इतना पैसा लूंगा। आप ऐसा नहीं बोलते कि 1 घंटे काम करूंगा तो 500 रुपए लूंगा, नहीं, नहीं बोलूंगा इस पूरे ऑडिट के असाइनमेंट का मैं टोटल 20,000 रुपीज चार्ज करूंगा, लाइक दिस। यूटिलिटी बिल पेमेंट फैसिलिटी, जैसे आप पेटीएम से मूवी की टिकट्स बुक करते हैं, तो आप एक बार जब मूवी टिकट बुक करते हैं ना तो पर टिकट के हिसाब से कन्वीनियंस चार्ज लगता है, इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस, वो क्या हुआ, वो एक सर्विस चार्ज हुआ ना जो आपको पेमेंट करने की वजह से लगा, करेक्ट है, दैट इज सर्विस। फिर आती प्रोजेक्ट की बात, सर मेट्रो बन रही है पुणे में, मेट्रो बन रही है मुंबई में, एक मेट्रो का प्रोजेक्ट बना आपका शिवाजी नगर टू पिंपरी, तो शिवाजी नगर टू पिंपरी एक प्रोजेक्ट कहलाया, तो उस प्रोजेक्ट की क्या कॉस्ट है। रोड प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, मुंबई से पुणे एक्सप्रेसवे, दैट वाज अ प्रोजेक्ट, उसकी क्या कॉस्ट आई थी, तो ऐसे नहीं बोला जाता कि मुंबई से पुणे तक की पर किलोमीटर क्या कॉस्ट है, जी नहीं, इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है इस पर डिस्कशन होते हैं। एक्टिविटी, क्वालिटी इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, आप कुछ मटेरियल प्रोड्यूस करते हो, बाहर से एक पार्टी बुलवाते हो, आप कंपनी, कोई कंपनी आती है जो चेक करती है आपका प्रोडक्ट, तो वो ये बोलती है हम एक यूनिट चेक करने का 5 रुपए लेंगे। जैसे कल हमने वो आयरनिंग वाला एग्जांपल लिया था, पर यूनिट ऑफ आयरनिंग, एक्टिविटी है ना, आयरनिंग कर रहे हो पर यूनिट, तो उस एक्टिविटी का कॉस्ट आ रहा है, तो वो एक्टिविटी हो गई आयरनिंग करना, एक शर्ट में आयरनिंग करने का 10 रुपीज लगता है, दैट इज एक्टिविटी की कॉस्ट, करेक्ट है। ऑर्डर प्लेसिंग, प्रोसेसिंग, जब आप क्रूड ऑयल की बात करते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें जो होती हैं वहां पर प्रोसेसिंग होती है ना, पहले क्रूड ऑयल आता है फिर वो पेट्रोल बनता है, तो वहां पर सर प्रोसेसिंग में क्या कॉस्ट आ रही है, तो पर प्रोसेस बात की जाती है। मेल्टिंग, रोलिंग मिल्स, ये सब कुछ फैक्ट्रीज की बातें हो गई। डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की खुद की क्या कॉस्ट है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स की क्या कॉस्ट है, सेफ्टी डिपार्टमेंट की क्या कॉस्ट है, इस तरह से। अच्छा मेरे पास एक डाउट आया है, सर इज इट कंपल्सरी दैट कॉस्ट ऑब्जेक्ट शुड बी मेजर्ड फॉर अ यूनिट, आई मीन सिंगुलर इन नेचर। देखो डिपेंड करता है, ऐसा जरूरी नहीं कि एक यूनिट के लिए निकाला जाए। अगर आप जा रहे हैं, सपोज आपको ग्रोसरी लेना है, ठीक है, अभी ग्रोसरी लेने के 2 कस्टमर हो सकते हैं। अगर एक बिजनेसमैन है तो वो भी ग्रोसरी लेता है अपनी शॉप के लिए, एक कंज्यूमर है वो ग्रोसरी लेता है अपने घर के लिए, यूज के लिए। एक बिजनेसमैन है जो रीसेलिंग के लिए ले रहा है, ग्रोसरी मर्चेंट, वो होलसेल में ले रहा है। जब वो होलसेल में लेने जाता है तो वो एक यूनिट की कॉस्ट नहीं पूछता, वो पूछता है कि सर एक कार्टन की कॉस्ट क्या है। आपको लगता है कि एक दुकानदार एक एक डेयरी मिल्क परचेस करता होगा, जी नहीं सर, वो डेयरी मिल्क का कार्टून परचेस करता होगा, और उसके लिए कॉस्ट क्या मैटर करती है कि एक कार्टून की कॉस्ट क्या है। अच्छा आप जब शॉप में जाते हैं तो आपके लिए एक डेयरी मिल्क की कॉस्ट मैटर करती है, तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कोई भी चीज कंपलसरी नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब सर हर एक ऑब्जेक्ट का जिसका हम कॉस्ट निकाल रहे थे उसमें एक यूनिट असाइन कर रहे थे हम, यूनिट पर केजी, पर मीटर, पर किलोमीटर, ऐसी कौन कौन सी यूनिट्स होती है उसके बारे में बात करेंगे। It is a unit of product, service or time in relation to which cost may be ascertained or expressed. Cost unit are usually unit of physical measurement like number,
वेट, एरिया, वॉल्यूम, टाइम। एग्जाम्पल, ऑटोमोबाइल में सर नंबर पे बात होती है। सीमेंट, सीमेंट ऐसा नहीं होता एक सीमेंट दे दो सर, सीमेंट में होता है पर टन, पर बैग। अगर बड़ी बड़ी कंपनी सीमेंट खरीद रही है तो टन के हिसाब से खरीदती है, और अगर हम हमारे छोटे मोटे यूज के लिए खरीद रहे हैं तो हम बोलते हैं एक थैली कितने की आएगी, एक बैग कितने का आएगा। फिर आता है केमिकल्स, जैसे आप पेंट लेने जाते हैं तो पर लीटर होता है, पर किलोग्राम भी हो सकता है, टन भी हो सकता है। पावर सर, पावर बच्चों आपको पता है आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो किस बेसिस पे आता है सर? सर कुछ यूनिट्स हमने कंज्यूम करी होती हैं और उसके ऊपर कुछ रेट लगता है, तब जाके हमारा रुपीज आता है। अब ये जो यूनिट होती है ना बच्चों, ये होती KWH, कितने किलोवाट आवर बिजली आपके यहाँ लगी है, दैट इज कॉल्ड पावर। अगली बात स्टील, टन में सर। ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर किलोमीटर। ट्रांसपोर्ट पता है ना, ट्रांसपोर्ट, गाड़ी जा रही है तो आपसे बोलते हैं आप कितने किलोमीटर जाओगे, कितने लोग हो, उस हिसाब से पैसा लगता है ना। आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि टिकट आती है 600 रुपए की तो 600 रुपए की टिकट में सारे लोग जा सकते हैं, नहीं सर, पर पैसेंजर टिकट लगती है। अच्छा, जो ज्यादा दूर जाता है उसकी टिकट का प्राइस ज्यादा होता है, जो कम दूर जाता है उसकी टिकट का प्राइस कम होता है, तो पर पैसेंजर किलोमीटर। फिर आती है गैस की बात, क्यूबिक फिट। अगर आपके यहाँ CNG आपने कभी भरवाया होगा, आपके यहाँ कोई व्हीकल होगा या फिर किसी के यहाँ कनेक्शन होता है वो वाला गैस का भी कनेक्शन होता है ना, पाइप वाला, तो क्यूबिक फीट के हिसाब से मेजर होता है गैस। ठीक है, चलो ये था यूनिट्स। हाँ, अब एक और डाउट आया सर, इफ आई हैव टू बाय 2 kgs ऑफ पोटैटो सो 1 kg विल बी कॉस्ट ऑब्जेक्ट और 2 kg? ना 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 ना, कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है यहाँ वेट ऑफ द पोटैटो इज द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ना तो 1 kg ना तो 2 kg, वेट ऑफ द पोटैटो। कहने का मतलब आप कॉस्ट किस चीज की पूछ रहे हो, वेट की पूछ रहे हो या एक पोटैटो की पूछ रहे हो, काउंट की पूछ रहे हो? मतलब आप एक पोटैटो की कॉस्ट निकाल रहे हो या पोटैटो के किसी वेट की कॉस्ट निकाल रहे हो, ये सवाल था। तो सर मैं वेट की कॉस्ट पूछता हूं, एक पोटैटो की कॉस्ट नहीं पूछता। जैसे बनाना, बनाना में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। कुछ कुछ सिटीज में बनाना बिकता है पर यूनिट के हिसाब से, पर डजन के हिसाब से, तो वहां डजन हो गया उसकी कॉस्ट यूनिट। लेकिन कहीं कहीं केजी के हिसाब से बिकता है तो वेट, उस केस में वेट हो गया। तो कभी नंबर कभी वेट। समझ में आई बात? इतना कंफ्यूज मत हो, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। ठीक है सर, अब कौन आ गया? अब आ गए हमारे यूजर्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यूजर्स सर, हम ये सब कर रहे हैं किसके यूज के लिए, कौन इसे यूज करने वाला है? अब देखो, एक बहुत अच्छी बात रिवील करने वाला हूं मैं बच्चों। अभी तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने पढ़ी थी CA फाउंडेशन में या BCom में, जिसमें हम डेबिट क्रेडिट पढ़ते थे सर, अकाउंट्स, एक्सपेंसेस। ये सब हम लोग क्यों करते थे सर? क्योंकि ये सब कंपलसरी था। आपकी बैलेंस शीट, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस बनाना आपको कंपलसरी, गवर्नमेंट ने बोला हुआ हर कंपनी को बनाना है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों, कंपनी छोटी से छोटी भी हो ना तो उसका ओनर कॉस्ट अकाउंटिंग जरूर करता है। कुछ भी चीज बेचने से पहले क्या आप उसकी कॉस्ट सोचते हो? आपके दिमाग में क्या आती है? एक छोटा सा दुकानदार भी होगा ना, जो पार्ले जी का बिस्किट भी लेके आएगा तो उसको पता है होलसेलर से मैं 4 रुपीज में पार्ले जी लेके आया हूं और 20 पैसे का मुझे उसमें लगा है डिलीवरी चार्जेस, मतलब 80 पैसे का प्रॉफिट होगा। एक यूनिट ऑफ पार्ले जी बेचूंगा तो 5 रुपए में, करेक्ट? तो कॉस्ट तो सर बहुत असेंशियल है। कॉस्ट किसी कंपल्शन पर नहीं होती, कॉस्ट तो इंटरनली हमको जरूरत पड़ती है, किसी को बोलना नहीं पड़ता। गवर्नमेंट आके बोलती नहीं अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करो, इंसान खुद अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करता है। बिजनेस को खुद कॉस्ट की जरूरत होती है। मतलब सर एक्सटर्नल यूजर तो बाद में आते हैं, इंटरनली हमें बहुत यूज है कॉस्ट का खुद, विद इन अस। क्या आप अपना बजटिंग रखते हैं? क्या आप अपने बैंक अकाउंट को देखते रहते हैं कितना पैसा है, क्या है? बिल्कुल देखते हैं सर। आप अपने खर्चों को कंट्रोल करते हैं ना? इन सब के लिए गवर्नमेंट को थोड़ी बोलना पड़ता है आपको, दैट इज योर थिंग, करेक्ट? तो यही डिफरेंस है मेन अकाउंटिंग और कॉस्टिंग के बीच में। कॉस्टिंग कंपलसरी नहीं होती, अकाउंटिंग कंपलसरी होती है। कॉस्टिंग तो खुद से ही कंपल्शन हो जाता है बिना कहे। इंटरनल यूजर्स सर, मैनेजर्स। मैनेजर्स यूज द इंफॉर्मेशन टू नो द कॉस्ट ऑफ अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। वो मैनेजर जो बाहर खड़ा था उसे प्राइस बताना था कस्टमर को, तो उसे कॉस्ट ऑब्जेक्ट का कॉस्ट पता होना चाहिए। टू प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, सर क्यों पता होना चाहिए? ताकि वो प्राइस निकाल सके। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट का यूज मैनेजर के द्वारा प्राइस निकालने के लिए भी होता है। टू मेजर एंड इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर वाला कंसेप्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन बच्चों, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि मेरा बिजनेस जो है
उसकी 3 ब्रांच है, ब्रांच 1, ब्रांच 2 और ब्रांच 3। ब्रांच 1 ने अगर 100 का कॉस्ट इनकर किया, ब्रांच 2 ने 200 का किया, ब्रांच 3 ने 150 का किया, तो टोटल कॉस्ट कितनी आई होगी हमारी कंपनी को? सर ब्रांचेस क्या होती हैं? एक बिजनेस के टुकड़े, उन सबको ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 450। तो कहीं ना कहीं अपनी अपनी कॉस्ट के लिए ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं? बिल्कुल सर। तो ये आपने जो निकाला ना 150 इज द कॉस्ट ऑफ ब्रांच 3, और ब्रांच 3 इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, जहां पर हमने एक बंदा बिठा के रखा है और उसको जवाबदारी दी है कि ब्रांच 3 से होने वाला जितना प्रॉफिट है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की कॉस्ट, उसका मेजर करना, कॉस्ट, उसका परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना, उसके लिए भी तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग होनी चाहिए ना हमारे पास। जब तक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं होगी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मतलब ब्रांच 3 की परफॉर्मेंस कैसे इवेल्युएट होगी? परफॉर्मेंस इवेल्युएट मतलब उसका प्रॉफिट कैसे निकलेगा? करेक्ट है बात? चलिए, for to know the profitability product wise, department wise and customer wise। कभी कभी क्या होता है, मैनेजमेंट लोग चाहते हैं कि ठीक है मेरी कंपनी का टोटल प्रॉफिट हुआ है 5 करोड़ रुपए इस साल, प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए, पर मैं चाहता हूं कि कौन सा कस्टमर था जिसकी वजह से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ, कौन सा मेरा सबसे बड़ा कस्टमर था। मतलब कस्टमर वाइज भी मैं चाहता हूं कि इस कस्टमर को हमने कितना बेचा, उसको बेची हुई चीज की कॉस्ट कितनी थी। मतलब कस्टमर वाइज भी प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हो सर, क्यों? ताकि आप ध्यान रख सको कस्टमर का कि भाई जो ज्यादा प्रॉफिट देता है उस कस्टमर को बिल्कुल जाने नहीं देना है, जो हमें लॉस पर लेके जाता है उससे डीलिंग बंद कर देते हैं। समझ रहे हो बात को? कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हम मल्टी प्रोडक्ट बिजनेस है, हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम देखते हैं हमारा कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है। भाई किसी भी चीज की प्रॉफिट निकालना है तो क्या करते हो आप? उसका सेल्स लेते हो, पर उसका कॉस्ट भी तो निकालना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट मैनेजमेंट जो है सर, हर जगह आपको प्रॉफिट निकालने में काम आता है। ये कॉस्ट नहीं बनेगा तो आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है? Fifth one, that to evaluate the strategic options and to make decisions। और सर मैनेजर्स कॉस्टिंग का यूज इसलिए भी करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग जो चैप्टर मैंने बताया, ये देखने के लिए कि हम कौन सा डिसीजन चूज करें। क्या मशीन ए खरीदें, मशीन बी खरीदें? मशीन ए में ये फायदे हैं, ये कॉस्ट है, मशीन बी के ये फायदे हैं, ये कॉस्ट है। नेट बेनिफिट किस में है, किसकी कॉस्ट ज्यादा लग रही है, कहां कॉस्ट सेविंग ज्यादा है, ये सब सर कॉस्टिंग से ही तो होगा। करेक्ट है? यस सर, ये था मैनेजर्स। अब ये लोग वो हो गए सर जो ऑफिस में एसी की हवा खाते हुए बैठकर काम करते हैं। अब हम आते हैं फैक्ट्री के अंदर सर। फैक्ट्री के अंदर वो बंदे होते हैं जो ऑपरेशनल लेवल के होते हैं, जो रियल काम करते हैं, जो चीजों को उठाते हैं, मशीन को चलाते हैं, ऑयल डालते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, रॉ मटेरियल उठाते हैं, स्टोर से लेकर आते हैं। ये सब काम क्या कहलाता है सर? ऑपरेशनल लेवल का काम। सो इनको कॉस्ट की क्यों जरूरत है सर? ऑपरेशनल लेवल स्टाफ लाइक सुपरवाइजर, फोरमैन, टीम लीडर्स are requiring information to know the objectives and performance goals for them। अच्छा, मैंने ऑपरेशनल लेवल स्टाफ में आपको थोड़ा सा नीचे बता दिया, मैंने आपको एम्प्लॉयज बता दिया। उनके थोड़े ऊपर लोग, मतलब ऐसे लोग जो होते तो फैक्ट्री में हैं लेकिन काम करवाते हैं, करते नहीं है, वो ऑपरेशन लेवल है। जो करते हैं वो तो एम्प्लॉयज होते हैं। जो लोग काम करवाते हैं, करते नहीं है, पर होते फैक्ट्री में है, मतलब मीडियम वाले लोग, मैनेजर से नीचे, एम्प्लॉयज से ऊपर, वो कहलाते हैं ऑपरेशनल लेवल। एग्जाम्पल सुपरवाइजर, फोरमैन, टीम लीडर्स। सर इनको क्यों जरूरी होता है कॉस्ट पता होना? कल मैंने किसको पकड़ा था जब मेरे टेलर लोग बहुत धीरे धीरे काम कर रहे थे, मैंने बोला था कि यार लेबर का आवर्स बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने किसको पकड़ा था कल? किसकी कॉलर पकड़ी थी? ओनर ने और मैंने बैठ के। सर हम लोगों ने सुपरवाइजर की कॉलर पकड़ी थी। क्यों? क्योंकि सुपरवाइजर को हमने समझाया था कि तुमको मैं बोल रहा हूं इतने घंटे में काम होना चाहिए, तुमने नहीं किया तो तुम्हारी सैलरी से कटेगा। अब मुझे बताइए सुपरवाइजर क्या इंटरेस्टेड होगा अपने डिपार्टमेंट की कॉस्ट जानने के लिए? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि उसकी सैलरी उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है? टू नो द ऑब्जेक्टिव्स एंड परफॉर्मेंस गोल्स फॉर देम, खुद के ऑब्जेक्टिव कि उसको करना क्या है, खुद के परफॉर्मेंस गोल्स, ये सब जानने के लिए सर ऑपरेशनल लेवल वाले लोग कॉस्ट का यूज करते हैं। अगली बात, टू नो द प्रोडक्ट एंड सर्विस स्पेसिफिकेशंस लाइक वॉल्यूम, क्वालिटी, प्रोसेस। कल हमने क्वांटिटी दी थी ना उसको, कि ये काम करने के लिए आपको टेलर का 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए।
तो ये सब चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर लिखी हुई रहती है ना, कि किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को करने के लिए स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या वॉल्यूम लगेगा, क्या क्वांटिटी लगेगी, क्या क्वालिटी रहेगी, क्या काम करना है। करेक्ट है। टू नो द परफॉर्मेंस पैरामीटर अगेंस्ट विच देयर परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एंड इवेल्युएटेड। वो ये भी जानना चाहते हैं कि मेरी सैलरी जिस पे डिपेंडेंट है वो पैरामीटर कहां तक पहुंचा है, क्या मैंने सही कॉस्ट में काम करवाया है, नहीं करवाया है। टू नो द डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे मैंने बोला ब्रांच 3 का एक बंदा है, वो ऑपरेशनल लेवल स्टाफ है, उसको पता है कि उसका परफॉर्मेंस का बेसिस क्या है कि ब्रांच 3 ने कितना प्रॉफिट किया है, तो क्या वो ब्रांच 3 से रिलेटेड, ब्रांच 3 से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर से रिलेटेड कॉस्ट को जानना चाहेगा? जी हाँ, टू नो द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये भी ऑपरेशनल लेवल स्टाफ के लिए हो गया कॉस्ट। और लास्ट आता है सर एम्प्लॉयज वाले। एम्प्लॉयज आर कंसर्न विद द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द टाइम एंड अटेंडेंस, इंसेंटिव फॉर वर्क एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अब जो सबसे लोअर लेवल का एम्प्लॉय है उसको तो पूरी सैलरी मिलती काम के बेसिस पे, वो ये देखना चाहता है कि मुझे सैलरी सही टाइम से मिली है, सही वैल्यू मिली है नहीं, मैंने जिस दिन छुट्टी मारी है वो प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, मैंने जिस दिन काम किया है कहीं गलती से अटेंडेंस रजिस्टर में लीव तो नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आपकी लीव काउंट हो गई तो आपको उस दिन का पैसा नहीं मिलता। तो ये जो लीव रजिस्टर हो गया, अटेंडेंस रजिस्टर हो गया, ये सब लेबर कॉस्ट के रिकॉर्ड होते हैं। तो क्या उनको भी कॉस्ट रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी जो लोअर लेवल में? बिल्कुल सर, वो भी देखने जाएंगे। करेक्ट है? यस सर। अब आता है सर एक्सटर्नल यूजर्स। तो मैंने आपको क्या बताया, इंटरनल यूजर्स ज्यादा हैं, एक्सटर्नल यूजर उतने ज्यादा नहीं है। नंबर ऑफ यूजर्स दिख रहा है जरूर ज्यादा है, पर इतने रेलेवेंट ये नहीं जितने इंटरनल यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो डेटा। एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर आता हूं मैं। रेगुलेटरी अथॉरिटीज, सर वो लोग जो हमसे डेटा मंगाते हैं, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज, आरबीआई सभी ने नाम सुना होगा, सेबी शायद नाम सुना होगा, आईआरडीए, रेरा, इसका तो बोर्ड में नाम सुना होगा सर। कोई भी टाउनशिप के प्रोजेक्ट होते हैं तो नीचे लिखा रहता है महारेरा नंबर। ये सारी जो अथॉरिटीज होती है ना, ये गवर्नमेंट ने बनाई होती है इंस्टीट्यूशंस, और ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनको राइट होता है कि किसी भी बिजनेस से कोई डेटा मंगा सकते हैं। तो कभी कभी सर क्या करती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हमसे कॉस्ट का डेटा मंगाती है हमारी कंपनी का, हमें उनको देना पड़ता है, तो वो भी हमारे लिए एक्सटर्नल यूजर हो गया ना हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा का। तो क्या लिखा है देखिए, रेगुलेटरी अथॉरिटीज आर कंसर्न्ड विद द कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर डिफरेंट पर्पसेस। उनको पॉलिसी बनानी होती है, उनको एनालिसिस करना होता है, विच इंक्लूड्स टैरिफ डिटर्मिनेशन, प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, रेट फिक्सेशन एटसेट्रा। जैसे पेट्रोल की बात करते हैं सर, पेट्रोल का प्राइस कौन फिक्स करता है? क्या इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम ये लोग करते हैं क्या? नहीं सर, गवर्नमेंट फिक्स करती है। अभी गवर्नमेंट क्या है ना, फिक्स करते समय ये सोचती है कि क्या, सुनना मेरी बात, फिक्स करते समय ये सोचती है कि अभी कॉस्टिंग क्या चल रही है, अभी हमारी कंपनीज को क्या फायदा या क्या नुकसान हो रहा है, उस हिसाब से टेस्ट करती है। तो उसके लिए उसको पता भी तो होना चाहिए कॉस्टिंग चल क्या रही है। जब तक कंपनीज उनको डेटा नहीं देगी गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा ना। यस सर। तो टैरिफ डिटर्मिनेशन उसी को बोलते हैं। टैरिफ मतलब रेट फिक्स करना, कितना सब्सिडी देना है एलपीजी में, बाकी कुछ एग्रीकल्चर वाली चीजों का क्या रेट फिक्स करना है, ये सब चीज। ठीक है। टू डू दिस रेगुलेटरी बॉडीज रिक्वायर इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम स्टैंडर्ड फॉर्मेट। क्या करती हैं बॉडीज, बोल देती हैं कि आप मंथली बेसिस में इस फॉर्मेट में हमको डेटा भर के दीजिए, ताकि एक रेगुलरिटी बनी रहे डेटा की। फिर आता है सर ऑडिटर्स। अब क्या, ऑडिटर्स भी दो तरह के होते हैं। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं, हम फाइनेंशियल ऑडिटर होते हैं, और एक और ऑडिटर होते हैं आपके कॉस्ट ऑडिटर, जो सीएमए होते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। तो सर कोई भी तरह का ऑडिटर हो, कॉस्ट रिकॉर्ड उसको दिखाना बहुत जरूरी है। आप सभी ने एक वर्ड तो सुना होगा बचपन में अकाउंट्स पढ़ते समय, गोइंग कंसर्न। अकाउंटिंग का एक अजम्पशन होता है कि हमारा जो बिजनेस है वो फॉरसिएबल फ्यूचर तक चल रहा है, गोइंग कंसर्न। ऑडिटर, एज एन ऑडिटर मुझे ओपिनियन देना होता है कि क्या बिजनेस गोइंग कंसर्न चल रहा है। तो उसके लिए मुझे ये देखना पड़ता है कि बिजनेस की कॉस्ट कितनी आ रही है, क्या बिजनेस इतना केपेबल है, क्या इतनी कॉस्ट में काम कर पा रहा है कि वो सरवाइव कर पाएगा। अगर हमें लगता है कि नहीं भाई, ये तो एक प्रोडक्ट बनाते हैं 500 रुपए का और बेचते हैं उसे 300 रुपए में, 200 का लॉस करते हैं, तो ज्यादा दिन तक ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलने वाला। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट डेटा से ही डिसाइड हुआ ना कि वो गोइंग कंसर्न है या नहीं है या नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो ऑडिटर्स वाइल कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट और फॉर सम अदर स्पेशल पर्पस ऑडिट लाइक कॉस्ट ऑडिट,
मैंने बताया ना दोनों तरह के ऑडिट होते हैं. इट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉस्टिंग एंड रिपोर्ट्स रिव्यूड बाय मैनेजमेंट. कॉस्ट डेटा भी देखते हैं और कॉस्ट से क्या रिपोर्ट बनी ये भी देखते हैं और मैनेजमेंट ने उस पर क्या एक्शन लिया वो भी देखते हैं. फिर आता है सर शेयर होल्डर. अभी शेयर होल्डर का मतलब क्या है सर? जब आप बड़ी कंपनीज की बात करते हैं शेयर होल्डर ही तो सब कुछ होता है. ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी, जिसने शेयर्स खरीदे हैं. क्या जिसने तुम्हारी कंपनी पर पैसे लगाए क्या उसका हक नहीं बनता कि वो उस कंपनी की कॉस्टिंग देखे कि कैसी चल रही है? सर बिल्कुल हक बनता है. तो शेयर होल्डर्स आर कंसर्न्ड विद द इंफॉर्मेशन दैट अफेक्ट देयर इन्वेस्टमेंट. उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट है भाई, उन्होंने अपना पैसा आप पर लगाया है. मैनेजमेंट कम्युनिकेट द शेयर होल्डर्स थ्रू पीरियोडिक कम्युनिक एनुअल रिपोर्ट्स एटसेट्रा रिगार्डिंग न्यू ऑर्डर्स कितने रिसीव हुए हैं, प्रोडक्ट कितना एक्सपांड कर रहे हो आप, मार्केट शेयर क्या चल रहा है. ये सब चीजें निकालने के लिए कॉस्ट की बहुत जरूरत पड़ती है. ठीक है. उसके बाद है सर क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स. क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स वो लोग हैं सर. क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जिन्होंने मुझे गुड्स दिया है उधारी पर और मुझे उन्हें लौटाना है. लेंडर्स मतलब बैंक, जिन्होंने मुझे लोन दिया है और मुझे उन्हें पैसा लौटाना है. मतलब ये दोनों ऐसे लोग हैं जो मुझसे पैसा लेना चाहते हैं क्योंकि मैंने उनका पैसा लिया हुआ है, वापस लेना चाहते हैं. मुझे बताइए अगर मेरी फाइनेंशियल हेल्थ डाउन होगी क्या इनको अफेक्ट होगा? मैंने किसी से पैसा लिया और मैं दिवालिया होने वाला हूं, मैं इंस्टॉलमेंट होने वाला हूं, क्या उनका पैसा डूबने वाला है? यस, यही तो समझाना चाहता हूं. तो क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स आर कंसर्न्ड विद द डेटा एंड इंफॉर्मेशन which affects an entity's ability to serve lender. एक बिजनेस जो बहुत ज्यादा लॉस में जा रहा है, जिसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, मतलब क्या होगा? धीरे धीरे उसकी एबिलिटी टू पे कम होती जाएगी, मतलब हमारा पैसा भी डूबेगा. इसलिए बैंक और लेंडर भी जानना चाहते हैं कि तुम्हारी कॉस्ट क्या चल रही है. फॉर एग्जाम्पल, financial institutions which provides loan to an entity against book debts and stocks are more concerned with regular reporting on net debt position and stock balances. क्या होता है? एक वर्ड होता है वर्किंग कैपिटल, जो आप लोग अकाउंट्स में पढ़ेंगे. तो वर्किंग कैपिटल मतलब ऐसा पैसा जो मेरा फंसा हुआ है सर. देखो आज मैंने गुड्स खरीद के आया तो आज खरीदते साथ तो बिकता नहीं है सर. पहले उस पर प्रोसेसिंग करूंगा, फिनिश गुड्स बनाऊंगा रॉ मटेरियल को, फिर बेचूंगा, फिर डेटर बनेगा, फिर डेटर मुझे पैसा देगा. तो खरीदने से लेके पैसा कलेक्ट होने तक कुछ दिन तक मेरा पैसा ब्लॉक रहता है. उस ब्लॉक पैसे के लिए मैं लोन लेता हूं अपनी गाड़ी चलाने के लिए बैंक से. दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल लोन. और वो लोन मिलता है हमें कुछ सिक्योरिटी के बेसिस में, और वहां हमारी सिक्योरिटी होती है हमारा डेटर और स्टॉक. मतलब अगर हमने पैसा नहीं दिया तो बैंक हमारा स्टॉक उठाकर ले जाएगा. अगर हमने पैसा नहीं दिया तो बैंक हमारे डेटर से जाके हमारे बिहाफ में पैसा रख लेगा. तो अगर हमारा पैसा हमें बैंक को दिख रहा है कि हम उसको हमारा पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो बैंक जल्दी जल्दी जाके हमारा स्टॉक उठाना चालू करेगा ना. तो इस बैंक कंसर्न अबाउट माय फाइनेंशियल पोजीशन? यस सर. तो कॉस्ट से ही फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है ना सर. करेक्ट है. अब ये सब प्योर थ्योरी चल रहा था, ठीक है ना, प्योर थ्योरी. ये फटाफट खत्म हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सर ऑब्जेक्टिव क्या थे? कल स्कोप पढ़ा था, आज हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं. ऑब्जेक्टिव सबसे पहला असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, की कॉस्ट निकालना है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज अक्यूमुलेशन, इकट्ठा करना और फिर निकाल देना. कॉस्ट आर अक्यूमुलेटेड, असाइंड एंड असर्टेन्ड फॉर ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट. क्या अब मीनिंग सबको पता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट का? भाई निकालनी तो है, पर कॉस्ट किसकी निकालनी है? किसी भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट की. चलिए, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी. मुझे पता है कि ये बात हम बार बार कर चुके हैं. सेलिंग प्राइस फिक्स करना है, कॉस्ट पता होनी चाहिए, कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट लगाओगे तब सेलिंग प्राइस आएगी. तो कहीं ना कहीं ये भी ऑब्जेक्टिव हुआ ना कॉस्ट मैनेजमेंट का, ताकि आप सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर सके. सो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. और अगर सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्टिंग पता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी निकाल पाऊंगा हर एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट की. दो इन अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरमेंट सेलिंग प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स. बच्चों क्या ये लाइन अब आपको समझ में आती है? In a competitive environment, selling prices are determined by external factors. बहुत देर से किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है. यस और नो में आंसर दीजिए. चलिए, आई एम वेटिंग फॉर यू. बट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर प्राइस फिक्सेशन एंड रेट नेगोशिएशन. पर एक अंदाजा तो लगेगा. अगर मेरी कॉस्टिंग ही जा रही है 100 रुपीज की और मार्केट में प्राइस चल रहा है 90 का, तो कम से कम मैं डिसाइड तो कर पाऊंगा कि मुझे बिजनेस नहीं करना. अगर मैं कॉस्ट निकालूंगा ही नहीं तो साल के एंड में जाके मुझे पता चलेगा कि मेरा इतना सारा लॉस हो गया. समझ रहे हो बच्चों? अगर आपको अपनी कॉस्ट पता होगी तो बेचते समय आप बोलोगे कि नहीं भाई मुझे नहीं बेचना, मैंने 90 में लिया है, मैं कैसे 100 में बेच सकता हूँ? सॉरी 100 में लिया है, कैसे 90 में बेच सकता हूँ?
तो मत करो बिजनेस। लॉस में जाने से तो अच्छा है ना कि बिजनेस रोक दें। यस। चलिए अगली बात है कॉस्ट कंट्रोल, जिसके बारे में भी हम कल बात कर चुके हैं। इट इज मेंटेनिंग द डिसिप्लिन इन एक्सपेंडिचर। यही करते हो आप, बजट बनाते हो, डिसिप्लिन रखना चाहिए खर्चों में। इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। It ensures that expenditure are in consonance with predetermined set standard and any variation from this standard is noted and reported on continuous basis. तो कॉस्ट कंट्रोल आपको ये बोलता है कि जो आपको कुछ चीज दी गई है, कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए, मतलब जो बजट बनाए गए आपके, आप उसके कॉन्सोनेंस पर रहें। कॉन्सोनेंस मतलब उसको फॉलो करें, इन लाइन विद दैट। जो भी आपको बजट दिया गया उस बजट के अंदर रहकर काम करें। और अगर कोई गैप आता है, अगर कोई वेरिएशन आता है, तो वो रिपोर्ट होना चाहिए मैनेजमेंट तक कंटिन्यूस बेसिस पे। ठीक है। टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर कॉस्ट फॉलोइंग स्टेप्स आर। तो हमने स्टेप बता दिया कि कॉस्ट कंट्रोल के लिए क्या क्या स्टेप है। आपने ये सारे स्टेप कल पढ़े हैं, मुझे पता है। सबसे पहले आपने डिटरमाइन किया कि प्री डिटरमाइन स्टैंडर्ड और रिजल्ट, जैसे कि क्या कॉस्ट होनी चाहिए, क्या परफॉर्मेंस टारगेट है। हर 3 घंटे में ये एक शर्ट बन जानी चाहिए, ये मेरा टारगेट था कल मैंने जो सेट किया था फॉर अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इट इज सेट बिफोर द इनिशिएशन ऑफ प्रोडक्शन। साल शुरू होने से पहले आपको देना पड़ेगा ये टारगेट। दीज आर द डिजायर्ड कॉस्ट और रिजल्ट दैट नीड्स टू बी अचीव्ड। ये वो रिजल्ट हैं जो हम चाहते हैं कि अचीव करें। दिस इज अवर डिजायर। उसके बाद सर जब हम वो दे देते हैं ना, साल खत्म हो जाता है, काम हो जाता है, उसके बाद आता है एक्चुअल परफॉर्मेंस कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई, क्या रिजल्ट था कॉस्ट का। फिर परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द सेम मैनर इन विच द टारगेट्स आर सेट। मैंने टारगेट कैसे सेट किए थे, मटेरियल का अलग, लेबर का अलग, ओवरहेड का अलग। तो जब एक्चुअल कॉस्ट भी आएगी तो भी उसी मैनर में होनी चाहिए, मटेरियल का अलग, लेबर का अलग, ओवरहेड का अलग। इफ द टारगेट्स आर सेट अप ऑपरेशन वाइज, तो ऑपरेशन वाइज होना चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट भी ऑपरेशन वाइज निकलनी चाहिए। फिर आती कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड है आपके पास, एक्चुअल भी है, अब दोनों का कंपैरिजन करना है ना, कॉस्ट कंपैरिजन। The actual performance is measured against the set standard. Any deviation, कोई भी एनालिसिस, कोई भी वेरिएशन आ रहा है अगर बिटवीन द टू, उसको लिखो और रिपोर्ट करो। और सिर्फ रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा, एनालिसिस ऑफ दैट वेरिएशन और उस पर एक्शन भी करो। द वेरिएशन जो आया है रिजल्ट पे, जो नोट किया है हमने, आर फर्दर एनालाइज टू नो द रीजंस ऑफ वेरिएंस, क्यों आया ऐसा, एंड एप्रोप्रिएट एक्शन इज टेकन टू इंश्योर कंप्लायंस। और आगे ऐसा ना हो इसके लिए एक्शन लिए जाएंगे। करेक्ट है भाई, समझे सारे लोग। ये था कॉस्ट कंट्रोल। अब सर कॉस्ट कंट्रोल के बाद टर्म आ रहा है कॉस्ट रिडक्शन। दोनों एक ही तो बात लग रही सर, कंट्रोल और रिडक्शन में क्या डिफरेंस है दोस्तों। रिडक्शन डिफरेंस, अगर मैंने बोला कि आपको 100 रुपए के अंदर अपनी कॉस्ट लेके आना है, तो अगर बंदा 100 के अंदर लेकर आ जाता है मतलब उसने अपनी कॉस्ट कंट्रोल कर ली। और अगर मैं बोलता हूं कि और रिड्यूस करना है आपको, 90 तक लेके जाना है, तो ये जो 10 है ना, ये कॉस्ट रिडक्शन है। तो बजट तक जाना मतलब कंट्रोल करके रखना, उसके भी नीचे लेके आना मतलब रिडक्शन करना। तो सर बिजनेस बंद कर देते हैं, बिजनेस बंद कर देते हैं ना, रिडक्शन हो जाएगा? जी नहीं, बिजनेस रिड्यूस किए बिना बजट से भी नीचे कैसे लेके आते हो, दैट इज कॉस्ट रिडक्शन। सो इट मे बी डिफाइंड एज, देखो बजट में रहना तो आपका ड्यूटी बनता है। मैं किसी, कोई अगर बजट में काम करके दिखाता, मैं उसे शाबाशी नहीं देता क्योंकि ये तो उसका ड्यूटी बनता है। लेकिन मैंने किसी को 100 का बजट दिया और उसने 80 में काम करके दिखाया, अब वो शाबाशी के काबिल है। समझ रहे हो बात को? सो इट इज द रियल अचीवमेंट सर, इट इज अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड विदाउट इंपेयरिंग द सुटेबिलिटी। भाई ऐसा नहीं कि मैंने गंदा रॉ मटेरियल खरीद के सस्ता कर दिया, नो, उसकी क्वालिटी, उसकी सुटेबिलिटी को बिना खराब किए, विदाउट डिमिनिशिंग इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अगर आप उसकी कॉस्ट कम कर पा रहे हो, दैट इज कॉस्ट रिडक्शन। और कम कर पा रहे हो का मतलब स्टैंडर्ड से भी नीचे, जितना मैंने सेट किया था 100 रुपए, उससे भी नीचे ले आए, इन दैट केस इट इज कॉस्ट रिडक्शन। Cost reduction is an approach of management where cost on object is believed to be further reduced. No cost is termed as lowest. Every possibility of cost reduction is explored. बोलते हैं सर मैं 100 से 90 पहुंच गया तो 10 का कॉस्ट रिडक्शन हुआ, हाँ, क्या और कॉस्ट रिडक्शन नहीं हो सकता? सर कॉस्ट रिडक्शन इन्फिनिटी है, आप कितना भी रिड्यूस कर सकते हो। हालांकि करना पॉसिबल होता नहीं एक लेवल के बाद, पर कर तो सकते हो ना। तो अप्रोच ये है कि जितना कम करो उतना अच्छा, हमेशा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते रहो। कहां और सेविंग की जा सकती है, कहां और अच्छा काम कर सकते हैं, कहां वेस्टेज बचा सकते हैं। करेक्ट है?
टू डू द कॉस्ट रिडक्शन फॉलोइंग एक्शन आर टू बी टेकन, कुछ एक्शन लेने पड़ते हैं हमको सर, जैसे ईच एक्टिविटी विद इन एन एंटिटी इज सेगमेंटेड टू एनालाइज एंड आइडेंटिफाई वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज. All non-value added activities are eliminated without affecting the essential characteristic of the product. Value chain analysis strategic tool developed by Michael Porter is one of the best method of value chain analysis. ठीक है, वो सब छोड़ो सर, एक्टिविटी ढूंढो आपकी कंपनी के अंदर, देखो क्या क्या काम हो रहे हैं. मैंने एक काम देखा कि एक व्यक्ति किसी को मैसेज पहुंचाता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मैसेज जा रहा है. स्टोर वाला डिपार्टमेंट जो है परचेज डिपार्टमेंट को एक मैसेज भेज रहा है कि मटेरियल खत्म हो गया है, परचेज कर लीजिए. और उसने इस चीज की चिट्ठी बनाई, लिखकर उसको भेजा. अभी लिखकर भेजने में क्या क्या कॉस्ट लगी? एक पेपर की कॉस्ट लगी, पेन की कॉस्ट लगी, समय ज्यादा लगा, एक बंदा लगा जो देकर आया उस चिट्ठी को. अब हमने देखा कि हम 2020 में और ईमेल से भी ये काम हो सकता है. तो क्या मैं राइटिंग वाली एक्टिविटी को एलिमिनेट कर सकता हूं? क्या उसे एलिमिनेट करूंगा? क्या वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है? जी हाँ भाई, चिट्ठी में लिखने से क्या वैल्यू ऐड हो रही है? आप मेल कीजिए ना. और अगर आप मेल करेंगे तो वो कॉस्ट भी बचेगी, आपकी समय भी बचेगा. समय भी तो कॉस्ट के बराबर ही होता है, समय भी तो वेस्ट नहीं होगा. और वो जो बंदा जो आपकी चिट्ठी लेकर जा रहा था, वो उसे हम दूसरे किसी काम में लगा सकते हैं. उसे हम अगर सिखा देते हैं कंप्यूटर, तो वो दूसरे काम करना चालू कर देगा. तो इस तरह से पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा एनालाइज करना. जब आप अपना खुद का बिजनेस करेंगे ना आगे चल के, तो हमेशा अच्छे से वैल्यू चेन एनालिसिस करना कि मेरे यहाँ क्या क्या काम हो रहा है, क्या हर काम में कुछ वैल्यू मिलती है या फिर अननेसेसरी हो रहा है. जो अननेसेसरी हो रहा है उसे एलिमिनेट करो. ऑल नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज आर टू बी एलिमिनेटेड विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्ट. मेरा प्रोडक्ट अफेक्ट नहीं होना चाहिए. अभी मैंने सुपरवाइजर को ही हटा दिया कि भाई वो तो टेलर मशीन चलाता ही नहीं है, पर उसका काम वो नहीं था ना. उसका काम था वैल्यू देने का, किस तरह से सबको मैनेज करके. तो समझना पड़ेगा किसकी क्या वैल्यू है. ठीक है, ऐसा नहीं पूरा इनडायरेक्ट लेबर ही हटा दिया मैंने, ऐसा थोड़ी होता है. वैल्यू चेन एनालिसिस स्ट्रेटेजिक टूल. हाँ, तो बोले इस चीज को और समझने के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में माइकल पोर्टर ने कुछ मेथड्स बताई जो आप सीए इंटर में ग्रुप 2 में पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर. कंडक्टिंग कंटिन्यूअस रिसर्च एंड स्टडी टू नो बेटर वे टू डू एनीथिंग. हमेशा रिसर्च करते रहना चाहिए, रिसर्च की एक टीम बनाना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक बजट रखना चाहिए जिसमें पैसे लगा के हमेशा देखते रहना चाहिए कि किसी भी चीज को और अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है. जैसे मैंने पहली बार जब वीडियो लेक्चर लिया था, मैंने किसी और पोर्टल में लिया. उस पोर्टल में मैंने देखा, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, मैंने कुछ इंप्रूवमेंट किया. फिर मुझे लगा मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने कुछ दिन तक तो वैसे ही लिया. फिर मैंने कोशिश करी कि क्या मैं फ्लैट बैकग्राउंड बना सकता हूं तो बच्चों को और अच्छा दिखेगा. तो मैंने और इंप्रूवमेंट किया, उसमें फ्लैट बैकग्राउंड किया. फिर मैंने देखा कि सर लैग हो रहा है, वो पोर्टल अच्छा नहीं था. फिर मैंने दूसरा पोर्टल ट्राई किया. उस दूसरे पोर्टल में मैंने देखा ये प्रॉब्लम आ रही, उसमें मैंने उसको सॉल्यूशन निकाला. फिर मैंने लास्ट में देखा ये बेस्ट है, अभी भी जो चल रहा है अभी के हिसाब से बेस्ट है, पर क्या इसमें फर्दर और कुछ किया जा सकता है? हाँ सर, हो सकता है और भी कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए, और भी कोई नए तरीके हो सकते हैं. तो हमेशा सोचते रहना चाहिए, कंटिन्यूस रिसर्च करते रहना चाहिए कुछ नई चीजें समझने के लिए. अभी आप लोगों का समय है पढ़ाई का, इट इज योर स्टडी टाइम. अभी आपके करियर का वो मोड है जब आप पढ़ रहे हैं, तो तब आपको इनोवेशंस करने चाहिए आपकी पढ़ाई के तरीके में कि इस चीज को और कैसे पढूं कि और अच्छे से याद हो जाए, इसको और कैसे प्रैक्टिस करूं कि और जल्दी कम समय में ज्यादा हो जाए. और इसका सबसे अच्छा आंसर कोई आपका फ्रेंड नहीं बताएगा, आप खुद बता सकते हैं. अगर आप खुद हमेशा मनन करेंगे, सेल्फ थिंकिंग करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे ना, अपने लिए सबसे बेस्ट आप ही बता सकते हैं, क्योंकि खुद से ज्यादा कोई किसी और को नहीं जानता. हम लोग क्या करते हैं, दूसरों से एडवाइस लेते हैं. हाँ यार वो पढ़ने में अच्छा है, उससे पूछ लेते हैं. भाई उसकी एडवाइस सिर्फ उस पर लागू होती है, आप पर लागू नहीं होती. ठीक है, चलिए पढ़ाई से बाहर आते हैं, कॉस्ट में आते हैं. There are threefold assumption while involving the cost reduction. Cost reduction को cost reduction तभी मानूंगा जब ये 3 assumption है. There is a saving in unit cost. सर मतलब समझना, मैंने 100 यूनिट्स बनाई और हर एक यूनिट की कॉस्ट आई 80 रुपीज. मुझे सारे लोग रिप्लाई करके बताइए टोटल कॉस्ट कितनी आई. 100 यूनिट बनाई आपने, 80 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट आई, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई सर? 8000. अब अगर मैं बोलता हूं कि मैंने इस बार सिर्फ 90 यूनिट्स बनाई और हर एक 80 रुपीज पर यूनिट से बनाई, बताइए टोटल कॉस्ट कितनी है? 7200. क्या मैं बोल दूं 800 का कॉस्ट रिडक्शन हुआ है? वाह, मैंने 800 का कॉस्ट रिडक्शन कर दिया.
अरे भैया आपने 10 यूनिट बनाई ही नहीं है। कुछ ना करने से जो कॉस्ट रिड्यूस होता है वो कॉस्ट रिडक्शन नहीं है बच्चों। क्या ये एग्जांपल से समझ में आया आपको कि क्या कॉस्ट रिडक्शन नहीं है? आप टोटल कॉस्ट कम कर रहे हो, आपने बोला कि मैं बनाऊंगा ही नहीं ज्यादा यूनिट। भाई ज्यादा यूनिट नहीं बनाओगे तो बेचोगे भी नहीं, तो फिर ऐसी कॉस्ट रिडक्शन क्या काम की? बिजनेस को कम करके कॉस्ट रिडक्शन करना इज नॉट द कॉस्ट रिडक्शन। बिजनेस को सेम रखते हुए पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस करना इज द कॉस्ट रिडक्शन। इसका मतलब ये तो मेरा कॉस्ट रिडक्शन नहीं था, लेकिन अगर मैं लिखता हूं कि मैंने 100 यूनिट्स ही बनाई लेकिन 75 में बना दी, 7500, सारे लोग बताइए कॉस्ट रिडक्शन कितने का है? सारे लोग बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, और क्या ये कॉस्ट रिडक्शन है या नहीं है? सर 500 रुपीज टोटल में है और पर यूनिट 5 रुपीज का है, और ये कॉस्ट रिडक्शन है सर। क्यों? क्योंकि आपने अपनी पर यूनिट कॉस्ट कम करी है। देखिए यहाँ था 80, यहाँ था 75, आपने अपनी पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस करी है। समझ रहे हैं? परफेक्ट। चलो भाई ये समझ में आ गया सबको बात। अच्छा इसको रहने देता हूँ, एक काम करता हूँ। चलो अगली बात सर, ये जो कॉस्ट रिडक्शन है ना, ये परमानेंट नेचर का होना चाहिए। इस बार गलती से कॉस्ट रिड्यूस हो गया तो वो कोई कॉस्ट रिडक्शन नहीं है। इस बार गलती से 75 में मिल गया प्रोडक्ट, कुछ डिस्काउंट मिल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए सर, हमेशा के लिए होना चाहिए। इफ दिस सेविंग इज ऑफ परमानेंट नेचर देन ओनली इट इज कॉल्ड एज कॉस्ट रिडक्शन, अदरवाइज नो। द यूटिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज रिमेन अनअफेक्टेड। और कॉस्ट रिडक्शन करते समय एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि उससे जो उपयोग होता था, उस चीज का जो उपयोग होता था वो खराब नहीं होना चाहिए, उस गुड्स की क्वालिटी जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए। तो उन सब को ना करते हुए अगर आपने कॉस्ट कम कर दी है तो फिर कॉस्ट रिडक्शन सही है ना? करेक्ट। अगला पॉइंट, असिस्टिंग मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। सर हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चों? हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कि हमें कहां कहां कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करना है, उससे हमको क्या फायदे होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है। सर मैनेजमेंट को मदद मिलती है डिसीजन मेकिंग लेने में, मैंने बताया था स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। सो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाय प्रोवाइडिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन असिस्ट मैनेजमेंट इन प्लानिंग। अगले साल क्या बजट रखना है, उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, मेजर करना लोगों का परफॉर्मेंस, कंट्रोल करना कि भाई तुमने इतना खर्चा क्यों किया, इवेल्युएशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। रोबस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नॉट ओनली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडस्ट्री बट ऑल्सो एक्सटर्नल। बाहर की इंफॉर्मेशन भी मुझे बताए, दूसरे एंटिटीज की कॉस्ट भी लाकर बताए, ये सब कुछ डिसीजन मेकिंग का पार्ट होता है। चलिए अब कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन जो है आपको ये खुद पढ़ना है। मैं आपको दे रहा हूं 2-3 मिनट, खुद पढ़ रहा हूं, उसके बाद मैं इसे पढ़ाऊंगा। तो पहले आप लोग 2-3 मिनट्स के लिए खुद इसे रीड कीजिए, ठीक है? चलिए तो पहले एक सवाल आया है सर मेरे पास कि सर इफ द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल रिड्यूसेस विल इट बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट रिडक्शन? बच्चों ये डिपेंड करता है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैसे रिड्यूस हुई है। अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस हुई है, पर यूनिट, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव है, दिस इज कॉस्ट रिडक्शन। लेकिन आप ये बोलते हो कि इस बार तो मैंने प्रोडक्शन ही कम किया था, अब जब मैंने प्रोडक्शन कम किया तो मटेरियल भी कम लगा, इसलिए मेरी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, तो फिर वो कॉस्ट रिडक्शन नहीं है ना। तो आपके सवाल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगा, सर इफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल रिड्यूसेस
if the per unit cost of raw material reduces, it will be cost reduction. Yes. अच्छा, वन मोर क्वेश्चन सर, इफ कॉस्ट पर यूनिट इज रिड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसे रिड्यूस करेगी? कॉस्ट कोई डिसाइड नहीं करता, कॉस्ट तो आता है ना। हाँ, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से है ना ये सब। तो ऋतुजा का जो सवाल था कि कॉस्ट पर यूनिट सर रिड्यूस हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, अगर आप गवर्नमेंट से खरीद रहे हो कोई चीज और उन्होंने अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर दी है तो फिर अच्छी बात है। पर आपकी कॉस्ट अगर 100 आ रही है और गवर्नमेंट बोले नहीं 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 95 है, ऐसा थोड़ी होता है। कॉस्ट तो एक वैल्यू है, ठीक है। अच्छा सर, अब ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से और इंटरनल फैक्टर की वजह से कॉस्ट रिडक्शन, तो कॉस्ट रिडक्शन होती है। अभी क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आती है तो सबके लिए होती है, तो आपने कुछ खास फायदा नहीं किया उसमें। अभी मैंने रॉ मटेरियल खरीदा 80 रुपीज पर केजी से, अगले साल से वो 75 मिलने वाला है क्योंकि मार्केट में रेट कम हो गया। क्या मेरे लिए हुआ है? सबके लिए हुआ है। लेकिन सबको 80 में बिक रहा है और आपने ऐसा निगोशिएशन किया अपने वेंडर के साथ कि आपको 78 में मिल रहा है, मतलब आपने 2 रुपीज कॉस्ट रिड्यूस की है खुद की। समझ रहे हो डिफरेंस? आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स? करेक्ट। चलिए अब हम लोग वन बाय वन ये पॉइंट्स पढ़ते हैं सर। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल एम्स एट मेंटेनिंग द कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद द एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड। हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया है कि 100 रुपए प्रति यूनिट में बनना चाहिए, उसको मेंटेन करना, कि वहां तक पहुंचना, ये कॉस्ट कंट्रोल तक है। कॉस्ट रिडक्शन इज कंसर्न विद रिड्यूसिंग द कॉस्ट, इट चैलेंजेस ऑल द स्टैंडर्ड। नथिंग इज स्टैंडर्ड, कोई बजट नहीं है, जितना कम कर सकते हो करो, ये अप्रोच है कॉस्ट रिडक्शन की। कॉस्ट कंट्रोल सीक्स टू अटेन लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट अंडर द एग्जिस्ट कंडीशन। बोल रहा है करंट परिस्थितियों को देखते हुए कितना कम कर सकते हो, वो कॉस्ट कंट्रोल है। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन बोलता है कि कोई भी कंडीशन परमानेंट नहीं होती, सोचो, दिमाग लगाओ, रिसर्च करो। ऐसा क्यों बोलते हो कि ये चेंज हो जाता, वो चेंज हो जाता? अभी जो तुम्हारे पास है उस पर तुम कितना बेस्ट कर सकते हो, दैट इज कॉस्ट रिडक्शन। तो ये एक ऐसा बंदा है जो एक्सक्यूज देता रहता है, ये एक ऐसा बंदा है जो अपनी परेशानियों को ना सोचते हुए उसमें से भी निकलकर बाहर सक्सेस की तरफ जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एम्फेसिस इज ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट। ये रोता रहता है कि पहले तो कॉस्ट 100 की थी तो अभी कैसे 80 कर दूं, पहले तो ये था, पहले तो वो था। ये बोलता है मुझे कोई मतलब नहीं पास्ट से, मैं तो अभी देख रहा हूं अभी क्या है और इससे फ्यूचर में और कैसे अच्छा कर सकता हूं। कॉस्ट कंट्रोल इज अ प्रिवेंटिव फंक्शन, कॉस्ट को बढ़ने ना देने से बचाना, ये कॉस्ट कंट्रोल है। और कॉस्ट रिडक्शन है कम करना, दोनों में डिफरेंस है, दोनों शब्दों में। बढ़ने से बचाना कॉस्ट कंट्रोल, कम करना कॉस्ट रिडक्शन। तो सेकेंड केस में आप एग्रेसिव खेल रहे हो, मैं कम करूंगा, पहले मैं बोल रहा हूं नहीं नहीं बढ़ने नहीं दूंगा। दोनों अप्रोच में डिफरेंस है कि नहीं है? यस। कॉस्ट कंट्रोल एंड्स व्हेन टारगेट्स आर अचीव्ड। जब आपने टारगेट अचीव कर लिया तो आप बोलते हैं हाँ बहुत बढ़िया कॉस्ट कंट्रोल हो गया, मैंने बढ़ने नहीं दी। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन का कोई एंड ही नहीं है, जितना कम कर सकते हो उतना कम करो, दैट इज कॉस्ट रिडक्शन। आई होप सभी को समझ में आ गया। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है जो आता है सर, ठीक है सर। थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्या? एग्जाम के बारे में थोड़ी धीरे धीरे बातें करेंगे, अभी नहीं बताना चाहता मैं, बट हाँ यस बोलता हूं, इसका आंसर यस है, ठीक है। फिर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के बारे में बात कर रहे थे, अगर आपको पता हो, मैंने बोला था देयर इज समथिंग कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, है ना सर। क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, आजकल के जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़े बड़े हैं। मैं अगर जब बिजनेस बोलता हूं ना, तो बिजनेस का मतलब आपके घर के पास वाली किसी शॉप की बात मत समझना। बिजनेस का मतलब समझना एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सर गोदरेज क्या क्या नहीं करता? गोदरेज प्रॉपर्टीज भी बनाता है, रियल एस्टेट में भी है। गोदरेज के सर कॉस्मेटिक्स भी आते हैं, साबुन आते हैं, खाने पीने की चीजें भी आती होंगी, सैनिटाइजर्स भी आते हैं, है ना। फिर लिक्विड्स भी बनाता है और पता नहीं सर बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी आता है, कुछ कुछ नहीं सर होता रहता है। तो क्या होता है, जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है तो मैनेजमेंट को अपना काम बांटना पड़ता है। ये जो डेलीगेट वर्ड लिखा हुआ है ना, डेलीगेट मतलब काम बांटना, कि हम हमारे जूनियर्स को भी कोई काम दे रहे हैं। अच्छा, तो मैनेजमेंट डेलीगेट्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ व्यक्ति नहीं होते, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। उन डिपार्टमेंट को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दी जाती है। उन डिपार्टमेंट के हेड्स जो पर्सन्स हैं उनको भी बोला जाता है कि आपको हम ये पावर दे रहे हैं ताकि आप अच्छा कंट्रोल कर सको। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है सर?
क्योंकि सर एक व्यक्ति सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता, तो बेटर कंट्रोल के लिए डेलीगेशन बहुत जरूरी है। बिना डेलीगेशन के आप बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर सकते। अगर व्यक्ति हमेशा ऐसा सोचता रहे ना कि मैं क्यों एम्प्लॉय रखूं, वो कभी चोरी कर गया तो ना 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 ना, ऐसे आप कभी ग्रोथ नहीं कर सकते। These departments or persons are known as responsibility center. ये डिपार्टमेंट बोल दो या वो पर्सन जिसे मैंने रिस्पॉन्सिबल बनाया था, ये एक रिस्पॉन्सिबल सेंटर कहलाया कंपनी के लिए। और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिटर्न। उनके डिवीजन में क्या प्रॉफिट है, उनके डिवीजन में क्या खर्चे हैं, उनके डिवीजन में क्या रिटर्न आ रहा है, इसके लिए वो जिम्मेदार हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं एक डिपार्टमेंट की जिसका नाम है परचेज डिपार्टमेंट। सभी लोग बताइए परचेज डिपार्टमेंट का क्या काम है, क्या करता है परचेज डिपार्टमेंट? व्हाट इज द वर्क ऑफ परचेज डिपार्टमेंट? मेरे पास आंसर आया टू परचेज रॉ मटेरियल। बिल्कुल सही आंसर है आपका। जो भी इनपुट्स होते हैं, रॉ मटेरियल हो गया और भी कोई दूसरे आइटम्स हैं, जो भी परचेज करना है परचेज डिपार्टमेंट का। अच्छा, जब आप कोई चीज को परचेज करते हो, परचेज इज अ एक्सपेंस और इनकम? परचेज को डेबिट करते हो, क्रेडिट करते हो? परचेज इज अ एक्सपेंस और इनकम? बताइए सारे लोग, क्या मैं उसे कॉस्ट का पार्ट मानूं या नहीं? सर मटेरियल ऑब्वियसली कॉस्ट का पार्ट है, तो परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या करना है सर? टू इनकर कॉस्ट। क्या मैं बोल सकता हूं? टू इनकर कॉस्ट ऑन परचेजिंग इनपुट्स। परचेजिंग इनपुट्स। सर अब आपने बोला कि डिपार्टमेंट को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बना देते हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर से बोलते हैं कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना था। अभी परचेज डिपार्टमेंट से मैंने बोला कि परचेज डिपार्टमेंट भाई बताइए आपकी प्रॉफिट क्या है। परचेज डिपार्टमेंट बोलता है ये लो मेरा पीएनएल देख लो, फिर बताना प्रॉफिट। परचेज डिपार्टमेंट बोलता है कि मैं बेचता कुछ भी नहीं, मेरी कॉस्ट होती है करोड़ों में, 200 करोड़। अब आप ही बताइए मेरा प्रॉफिट कैसे आएगा? मेरा तो सर लॉस ही होगा ना। समझे क्या बात को? तो क्या परचेज डिपार्टमेंट को इवेल्युएट करना, टू इवेल्युएट परचेज डिपार्टमेंट ऑन प्रॉफिट, इज इट करेक्ट और नॉट? क्या ये करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा? परचेज डिपार्टमेंट ने अपना काम कितना अच्छा किया, ये उसके प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा या नहीं? बताइए कि उसने प्रॉफिट कितना कमाया। नहीं सर, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है सर। तो फिर कैसे करें? अरे भाई मैनेजमेंट आके बोलेगा परचेज भाई तुम्हारा काम ही कॉस्ट इनकर करना है, तो तुम मुझे ये बोलो ना कि तुमने कितनी कम कॉस्ट इनकर करी। ठीक है, तो एक्चुअली परचेज डिपार्टमेंट शुड बी इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन कॉस्ट सेविंग्स, कि भाई जितनी ज्यादा कॉस्ट सेविंग्स करोगे उतना ज्यादा अच्छा काम किया है। मैंने आपको बोला था कि आपको इस बार 220 करोड़ का मटेरियल खरीदना है, 220 करोड़ से ज्यादा कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, और आपने इनकर किया 200 करोड़। तो अब आप उसको शाबाशी देंगे या फिर डांटेंगे कि अरे 20 करोड़ क्यों बचाया, तुम्हारा काम जितना बोला था उतना करो? नहीं सर, कॉस्ट सेविंग इज ऑलवेज वेलकम। करेक्ट है, दिस इज कॉस्ट सेविंग ना। तो सर जो डिपार्टमेंट जिसका इवैल्यूएशन उसकी कॉस्ट के बेसिस पे होता है ना, उस डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। तो मैं बोलूंगा मैं परचेज डिपार्टमेंट इज अ कॉस्ट सेंटर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के अंदर भी हम और बहुत सारी टर्म्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा ट्रेलर जरूर दे दिया है। दीज डिपार्टमेंट्स हो गया। परफॉर्मेंस ऑफ दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आर मेजर्ड अगेंस्ट सम सेट स्टैंडर्ड्स लाइक इनपुट आउटपुट रेशियो, बजट, and evaluated against organization goal and performance target. There are 4 types of responsibility center. पहला, cost center, the responsibility center which is held accountable मतलब जवाबदारी जिसकी होती है, जवाबदेही होता है, answerable होता है for incurrence of cost which are under its control. रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा या कम होगी तो कौन जवाबदार होगा सर?
परचेज डिपार्टमेंट, तो परचेज डिपार्टमेंट एक तरह का कॉस्ट सेंटर हो गया, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है कॉस्ट के बेसिस में। द परफॉर्मेंस ऑफ दिस सेंटर इज मेजर्ड अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, क्या बजट के अंदर आपने कॉस्ट ला के दिया या नहीं, उस बेसिस पे आपका मेजरमेंट होता है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल इज परचेजिंग डिपार्टमेंट, एग्जाम्पल है। अच्छा, मैंने आपको कल एक बात बताई थी बच्चों, कल एक बात बताई थी, मटेरियल कॉस्ट कम या ज्यादा होने पर अकेले परचेज डिपार्टमेंट की गलती नहीं है। सर मटेरियल कॉस्ट दो चीजों से बनता है, एक बनता है कितनी क्वांटिटी लगी है, एक बनता है कितना रेट लगा है। तो मैंने मान लिया ठीक है भाई, रेट किस पे डिपेंडेंट है, रेट है परचेज डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट, कि परचेज डिपार्टमेंट कितना अच्छा निगोशिएशन करके मार्केट से खरीद के लाता मटेरियल। लेकिन क्वांटिटी, क्वांटिटी के लिए मैंने कल किसकी कॉलर पकड़ी थी, किसी को याद है? क्वांटिटी के लिए कल हमने किसकी कॉलर पकड़ी थी सर? सर प्रोडक्शन हेड की। आपको पता है प्रोडक्शन हेड को मैंने क्या बोला होगा? प्रोडक्शन हेड को मैंने एक इनपुट आउटपुट रेशियो दिया होगा। मैंने प्रोडक्शन हेड को ऐसा बोला होगा, अगर आपको 2 kg ऑफ फिनिश गुड्स बनाना है ना, तो मैक्सिमम 3 kg रॉ मटेरियल यूज करना, उससे ज्यादा मत करना। ये एक रेशियो सेट कर दिया ना आपने 3/2 का, कि 3 इनपुट करोगे तो 2 आउटपुट मिलेगा। 3/2 का एक रेशियो सेट कर दिया आपने। दिस इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट रेशियो। ये एक तरह का डिपार्टमेंट हो गया, ये एक तरह का डिपार्टमेंट हो गया। अच्छा, एक और डिपार्टमेंट में जाता हूं मैं, इस डिपार्टमेंट का नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बच्चों बताइए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की क्वांटिटी क्या होती है? क्या कोई क्वांटिटी होती रिसर्च करने की, कि इतने किलो रिसर्च कर देना इतने रुपए में? समझते हो सब रिसर्च? नहीं सर, कोई क्वांटिटी नहीं होती। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो बजट दिया जाएगा ना, वो किसी इनपुट आउटपुट रेशियो के बेसिस में नहीं दिया जाता कि क्या क्वांटिटी क्या रेट है। सर बजट बस दे दिया जाता है कि हम आपको बोल रहे हैं 10 लाख का खर्चा कर देना इस साल, उससे ज्यादा आपको अलाउड नहीं है, बस सिंपल। अब इसके पीछे कोई कैलकुलेशन क्वांटिटी वाइज नहीं होती, सिंपल कुछ लॉजिक होता है जिस हिसाब से प्राइस फिक्स कर देते हैं। अब सुनना सारे लोग, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर वेयर इनपुट आउटपुट रेशियो इज क्लियरली आइडेंटिफाइबल। किसी और के वर्क से क्या इनपुट आता है, उससे मैं क्या आउटपुट करता हूं, ये सब फिक्स है। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इनपुट इज कंसर्न विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट दैट शुड बी इनकर्ड। एग्जांपल रॉ मटेरियल कॉस्ट इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो पहला वाला एग्जांपल हमारा था, कॉस्ट सेंटर तो था ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, लेकिन ये कौन सा वाला कॉस्ट सेंटर था? ये स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होगा सर? सेकंड कैटेगरी, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर, द कॉस्ट सेंटर whose output cannot be measured in financial term, thus input output ratio cannot be defined, the cost of input is compared with allocated budget। बस उसको क्या बजट दिया गया है, उसने कितना कंज्यूम किया, बस यही बात होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट को आप ट्रैक नहीं कर सकते ना, आपने होर्डिंग लगाई है, क्या आप बता पाओगे होर्डिंग की वजह से कितने कस्टमर आए? अंदाजा लगा सकते हो, बट एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं निकाल सकते। So the output of these department cannot be measured with certainty. So उनको आप कोरिलेट नहीं कर सकते कॉस्ट के साथ, ये कहलाते हैं डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेरा क्या हो गया बच्चों? दिस इज डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। ठीक है, परफेक्ट। सर अब बात आती है रेवेन्यू सेंटर की। सर जनरली ज्यादातर जो डिपार्टमेंट होते हैं ना वो कॉस्ट इनकर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट होते हैं जो सिर्फ रेवेन्यू करते हैं, जैसे कि सर सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट का मेन काम क्या होता है? सिर्फ सेल्स करना ना, तो उसका इवैल्यूएशन प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसका प्रॉफिट निकालने जाओगे तो सेल्स माइनस खाने पीने की कॉस्ट, बस थोड़ी सी सेल्स ऑफिस में जो 2-3 लोग काम करते हैं उनकी सैलरी, बस फिर तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखेगा। प्रॉफिट इज नॉट द करेक्ट वे। तो इसका इवैल्यूएशन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कितनी सेल्स उसने जनरेट करी। ठीक है जी, तो ये देखिए क्या लिखा है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच आर अकाउंटेबल फॉर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू फॉर द एंटिटी।
सेल्स डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीवमेंट ऑफ सेल्स टारगेट एंड रेवेन्यू जनरेशन, कितना सेल्स सोचा था और उतना करके दिखाया या नहीं। दो रेवेन्यू सेंटर डज नॉट हैव कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर, ये कॉस्ट के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनकी जीरो कॉस्ट होती है। आई कैन नॉट से जीरो कॉस्ट। भाई ये भी डिपार्टमेंट है तो थोड़े बहुत इसके भी खर्चे होते हैं, बट प्रोमिनेंट नहीं होते, इतने नहीं होते कि उनका इवेल्युएशन उस बेसिस पे किया जाए, ठीक है। तो revenue center does not have control on expenditure, it incurs but sometimes expenditure related with selling activities like commission to sales etc are incurred by revenue center, ठीक है। तो थोड़े बहुत होते हैं। अगली बात, प्रॉफिट सेंटर। सर प्रॉफिट सेंटर का मतलब समझो, ब्रांच। सर ब्रांच, मैंने एक ब्रांच जो है उसको दोनों काम दे दिए। ब्रांच को बोला तुम तुम्हारे हिसाब से कॉस्ट भी इनकर करो और तुम सेल्स भी करो, तो ब्रांच अपनी प्रॉफिट निकाल सकता है क्या? यस सर। तो फिर ब्रांच को किस बेसिस पे इवैल्यूएट करना चाहिए? सर इवैल्यूएशन होना चाहिए प्रॉफिट के बेसिस में। तो ब्रांच ना तो कॉस्ट सेंटर है ना तो रेवेन्यू सेंटर है, तो ब्रांच को क्या नाम दे दूं मैं? ब्रांच इज अ प्रॉफिट सेंटर। बच्चों समझ गए बात सारे लोग? सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच हैव बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेवेन्यू भी cost भी। Since manager of profit center are accountable for both, the profitability is the basis of measurement of their performance. Example of profit center are decentralized branches of the organization. Branches भी दो टाइप की होती है, एक decentralized एक centralized। Centralized मतलब वो खर्चा नहीं कर सकती, सिर्फ बेच सकती है, तो फिर कहां से वो ब्रांच कहलाई प्रॉपर वाली। डिसेंट्रलाइज मतलब उसके पास राइट है खर्चे करने के भी, सेल्स करने के भी, करेक्ट है। चलिए अगली बात है इन्वेस्टमेंट सेंटर, इन्वेस्टमेंट के सेंटर्स। अभी इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या होता है सर? ये थोड़ा एक अच्छी चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी, थोड़ा अलग है क्योंकि अब आपका लेवल ऊपर जा रहा है ना, आप कॉर्पोरेट में जा रहे हो, थोड़ा सा मेहनत लगेगी समझने में आपको। एक कंपनी है टाटा सन्स, क्या नाम है कंपनी का? टाटा सन्स। देखो टाटा सन्स जो है इट्स अ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी मतलब सर, मतलब जो रतन टाटा का फैमिली है ना, रतन टाटा एंड फैमिली, तो उन लोग का जो पूरा ग्रुप है उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो लोग क्या करते हैं, किसी एक कंपनी में नहीं लगाते, मतलब वो अपना पैसा रखते हैं इस कंपनी में, और ये कंपनी बिजनेस नहीं करती है, सिर्फ पैसा होल्ड करती है। लेकिन ये कंपनी जो है अलग अलग कंपनी में बिगेस्ट शेयर होल्डर होती है, जैसे टीसीएस टाटा की कंपनी, टाटा स्टील, ठीक है, टाइटन वॉच वाला, ऐसी तो बहुत सारी कंपनी, मैं तो सिर्फ 3 एग्जांपल ले रहा हूं। टाटा मोटर्स ले लो, चलो तो पुणे में है इसलिए ये लेना बनता है। तो सर टाटा सन्स जो है, टाटा सन्स क्या कर रहा है? टाटा सन्स इसका ओनर है, इस कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर्स उसके पास है, इस कंपनी में भी सबसे ज्यादा इसके पास है, इस कंपनी में सबसे ज्यादा इसके पास है, इस कंपनी। टाटा सन्स कोई पर्सन है क्या? नहीं सर, वो पूरा ग्रुप है, मतलब कुल मिला के ये फैमिली ने इन पे होल्ड करके रखा है पैसा। अब इस फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इस टाटा सन्स कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्या है? सर ये इन्वेस्टमेंट नंबर 1 है। देखो आपके पास थोड़ा सा पैसा बचता है तो आप भी शेयर्स में लगाते हो ना, इनके पास बहुत सारा पैसा होता है वो भी ये शेयर में लगाते हैं, तो इनके लिए ये इन्वेस्टमेंट हो गया। हमारे लिए छोटे इन्वेस्टमेंट होते हैं, इनके लिए बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं। इन्वेस्टमेंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट नंबर 4। अब इस इन्वेस्टमेंट से वो क्या चाहते हैं? उनको ये मतलब नहीं होता टीसीएस का प्रॉफिट क्या हो रहा है, टीसीएस का, टाटा स्टील का प्रॉफिट क्या हो रहा है, टाइटन का प्रॉफिट क्या हो रहा है, नहीं मतलब होता उनसे। वो इनके सीईओ को सीधे जाके बोलते हैं, सीईओ को सीधे जाके बोलते हैं, सीईओ होते हैं हर कंपनी के, वो इनको रिपोर्ट करते हैं। ये इनको जाके बोलते हैं कि भाई हमने आपकी कंपनी में लगाए 2000 करोड़ और आज शेयर मार्केट में इसकी वैल्यू चल रही है 2200 करोड़, मतलब अभी तक हमें 200 करोड़ की वेल्थ क्रिएट हुई है, इंक्रीज इन वेल्थ। जब आप शेयर्स में पैसा लगाते हैं, जो एक्स्ट्रा आपको मिलता है उसे क्या वर्ड बोलते हैं आप? ये मेरा इन्वेस्टमेंट था, ये मेरी वैल्यू है आज की, जो एक्स्ट्रा मेरा 200 करोड़ आ रहा है इसे क्या बोलते हैं आप लोग? इन्वेस्टमेंट में क्या मिलता है हमें? व्हाट इज द वर्ड कॉल्ड एज? सो दैट वर्ड इज कॉल्ड एज रिटर्न। यील्ड भी बोलते हैं, रिटर्न भी बोलते हैं। परसेंटेज बताओगे यहां पे परसेंटेज क्या है? सर 200 अपॉन 2000, मुझे 10% रिटर्न मिला है,
इसी तरह यहां पर मुझे सपोज 12% मिला है, यहां मान लो 2% मिला है, यहां मान लो -6% मिला है। ऐसा भी हो सकता है सर, बिल्कुल वैल्यू डाउन भी होती है। आपने खरीदा महंगे में, अभी सस्ता चल रहा है। तो टाटा सन्स को मतलब नहीं है प्रॉफिट क्या है, टाटा सन को मतलब नहीं है कॉस्ट क्या है, टाटा सन्स को मतलब नहीं है सेल्स क्या है। टाटा सन तो सीईओ से ये बोलता है मेरा रेट ऑफ रिटर्न कैसे बढ़ेगा, तुम्हारी जवाबदारी ये है, मुझे रेट ऑफ रिटर्न बढ़ा के दिखाओ। तो ये सब क्या कहलाए मेरे, क्या ये प्रॉफिट सेंटर्स हैं? नहीं सर, ये सब कहला गए हमारे इन्वेस्टमेंट सेंटर्स, जहां हम हमारा इन्वेस्टमेंट देखते हैं। ऑब्वियसली प्रॉफिट से ही इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, प्रॉफिट अच्छा होगा कंपनी का, लोग शेयर के और खरीदेंगे, प्राइस बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है, इन्वेस्टमेंट देखने का। These are the responsibility center which are not only responsible for profitability, profitability के लिए तो responsible हैं ही, बट ऑल्सो हैज द अथॉरिटी टू मेक कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लेकिन इसके जो सीईओ होते हैं ना, सीईओ आके बार बार रतन टाटा से ये नहीं पूछते सर क्या मैं वहां रेंट पे बिल्डिंग ले लूं, क्या मैं वो मशीन खरीद लूं, नहीं नहीं, सब तुम्हारे हाथ में है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि अपन ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका क्या फायदा हो रहा है। तो परफॉर्मेंस ऑफ दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स आर मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिसाइड प्रॉफिट। प्रॉफिट को छोड़कर ज्यादा मेजर जो है, ज्यादा फोकस जो है आपका, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में। एग्जाम्पल, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट फॉर अ एमएनसी कंपनी, ठीक है। फिर पीएसयूज फॉर गवर्नमेंट। सर ये एसबीयू क्या होता है? वैसे तो आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ेंगे इस चीज को, फिर भी मैं बता दूं कि जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज बिजनेस करती है एक तो पेट्रोकेमिकल्स का, जो पेट्रोलियम और ये सब बनाते हैं। दूसरा मान लेता हूं मैं जियो, अभी तो जियो की नई कंपनी होगी, कुछ सालों पहले जियो कंपनी अलग नहीं थी, रिलायंस के अंदर एक डिवीजन था जियो का। तो जियो को हम मान लेते हैं एक एसबीयू, इसको अलग एसबीयू। एसबीयू मतलब बिजनेस की एक यूनिट, एक कम्युनिकेशन वाला बिजनेस, टेलीफोन वाला, इंटरनेट वाला, और एक पेट्रोल वाला, दे आर टू बिजनेस, इनको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तो यहां पर भी यही बात होती, मैं जियो को एक हेड अपॉइंट कर देता हूं, मुकेश अंबानी जाके इन दोनों को मैनेज नहीं करता, मुकेश अंबानी जियो का एक हेड अपॉइंट कर देता है, पेट्रोकेम का एक हेड अपॉइंट कर देता है, और उनसे बस ये पूछता है कि देखो भाई मेरी कंपनी का टोटल पैसा जियो में इतना लगा है, पेट्रोकेम में इतना लगा है, बताओ पेट्रोकेम डिवीजन का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना है, जियो का कितना है, इस तरह से। तो कभी कंपनी क्रिएट करके, कभी कंपनी के ही अंदर। अभी के लिए अगर आप बोलोगे तो अभी जियो है ना, सब्सिडरी हो गई है, रिलायंस जियो इन्फोकॉम करके कंपनी है, अलग कंपनी हो गई। पहले अलग कंपनी नहीं थी, तो अलग कंपनी है तो भी वो चलेगा, रिलेशनशिप वही है। और बिना कंपनी बनाए अगर उसी के अंदर डिवीजन बना दे, तो बिजनेस यूनिट बना दे, तो भी वही बात है, ठीक है। पीएसयूज फॉर गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती है उनको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसमें पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट का लगा होता है, तो गवर्नमेंट के लिए वो एक इन्वेस्टमेंट कहलाए ना। तो गवर्नमेंट पूछती है उन कंपनी के सीईओ से कि हमारे इन्वेस्टमेंट पे क्या रिटर्न मिल रहा है, जैसे कि आपका एलआईसी, एसबीआई, ये सब पीएसयूज हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो काफी कुछ पार्ट हम कर चुके हैं चैप्टर 1 का, ठीक है। और अब कुछ आखिरी बातें जो आपको ऑलरेडी पता भी हैं, कुछ बहुत सारी चीजें इसमें से। ये एग्जांपल को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं सो दैट हमारे पास पढ़ने की जगह बचे यहां पर। यस सर, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को कैसे कैसे बांटा जा सकता है? सर हमने तो शुरुआत ही यहां से करी थी पढ़ाई की। तो एक होता है बाय फंक्शंस, ये डायग्राम से हम दिखा रहे हैं सर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों मिला के होते हैं मेरे ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट। और बच्चों आपने ये नाम नहीं पढ़ा होगा, अब आप पढ़ लो, इसे हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। देखो प्राइम वर्ड कहां से बना है? प्राइम वर्ड बना है प्राइमरी से, और प्राइमरी का मतलब होता है मुख्य, सबसे इंपॉर्टेंट। किसी एक प्रोडक्ट में, किसी बिजनेस में सबसे मुख्य कॉस्ट क्या होती है? उसके मटेरियल की, उसके लेबर की, वो भी डायरेक्ट वाले जो सीधे उस पर लगे हैं। इसलिए जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है सारी, उसको हमने क्या नाम दे दिया टोटल करके? सो दे आर ऑल कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। फिर बात आती है सर ओवरहेड्स की। तो ओवरहेड्स में आपने 3 तरह के ओवरहेड पढ़े थे, एक फैक्ट्री ओवरहेड, एक एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एक सेलिंग ओवरहेड। अच्छा, ये सब के बाद पहले मुझे ये सब बताइए कि ये जो प्राइम कॉस्ट है ये कहां लगती है? प्राइम कॉस्ट कहां लगती है? फैक्ट्री में लगती है, ऑफिस में लगती है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में लगती है। प्राइम कॉस्ट कहां लगती है? ओवरहेड की बात नहीं कर रहा अभी मैं तो सिर्फ प्राइम कॉस्ट की बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट में लगने वाली कॉस्ट। ये किस जगह पर लगती है? ऑब्वियसली सर फैक्ट्री में लगती है, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट है ना, तो फैक्ट्री में ही लगेगी। तो अगर मैं प्राइम कॉस्ट को ले लूं और फैक्ट्री ओवरहेड को ले लूं,
इन दोनों को जोड़ दूं तो टोटल फैक्ट्री के अंदर लगने वाली कॉस्ट आ जाएगी ना। यस सर, तो यही बताया गया है। सारे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर इनको जोड़ा तो बना प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर दिया तो आपको आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड और फैक्ट्री कॉस्ट में डिफरेंस है। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं और फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर सारे डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस फैक्ट्री के अंदर होने वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, उसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और जोड़ दो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है सर, कि कितना मैंने गुड्स बेचा जो है उसकी उसकी कितनी कॉस्ट है। और लास्ट में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और जोड़ दो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है। अब इनके बारे में हम डिटेल्ड डिस्कशन चैप्टर्स में करेंगे। कॉस्ट शीट करके एक चैप्टर होता है, कॉस्ट शीट, उसमें पूरा डिटेल डिस्कशन होता है कि ये शीट कैसे बनाई जाती है। ठीक है, चलिए सर, मैंने एक बात पहले से पढ़ ली स्टार्टिंग में, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एज पर एलिमेंट। क्या आपने पढ़ा है बच्चों? डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, है ना। उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, वो सब जो हमने पढ़ा था ना, वो इसी का पार्ट था एलिमेंट के वाइज। अच्छा, अब कुछ नई तरह की कॉस्ट पढ़ेंगे सर। एक है बाय वेरिएबिलिटी, बाय वेरिएबिलिटी एंड बिहेवियर। पहली आती है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, कुछ एग्जांपल देता हूं बच्चों आपके सामने। एक वड़ा पाव का शॉप है, ठीक है। तो वड़ा पाव वाले ने बताया कि मेरा मार्च का जो सेल्स था, क्वांटिटी, अब सर मार्च इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मार्च के बाद तो दुकान खुली नहीं अभी तक। तो मार्च है 10,000 वड़ा पाव उसने बेचे थे, बहुत बड़ी दुकान थी, 10,000 वड़ा पाव बेचे थे। और उसका जो कॉस्ट आया था, टोटल कॉस्ट, वो था 50,000, सॉरी 5 लाख रुपीस। बिजनेस को चलाने का उस महीने का कॉस्ट आया था 5 लाख रुपीस। तो मुझे बताएंगे सारे लोग पर यूनिट कॉस्ट कितना पड़ा उसका? थोड़ा ज्यादा हो गया, इसको 50,000 ही कर देता हूं मैं, 50,000। सर पर यूनिट कॉस्ट कितना पड़ा उसका बिजनेस चलाने का? 5 रुपए पर यूनिट सर। एक पर यूनिट मतलब एक वड़ा पाव का 5 रुपए कॉस्ट पड़ा। अच्छा, इस 50,000 के अंदर उसने मुझे बताया कि सर इसमें से 10,000 तो मेरा रेंट का लग गया जो कि फिक्स था, और बचा हुआ 40,000 जो है वो वेरिएबल था। बच्चों मुझे बताइए, अब अगर मैं जुलाई में वापस से वड़ा पाव की दुकान खोलता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं मार्च, यहां पर मैं लिख देता हूं क्वांटिटी। अब मार्च के बाद तो सब कुछ बंद था, मैंने जुलाई में वड़ा पाव की दुकान खोली और मैं इसमें 5,000 यूनिट्स बेच रहा हूं। क्या आप मुझे टोटल कॉस्ट बता पाएंगे? मैंने सिर्फ 5,000 यूनिट बेची है, क्या मुझे टोटल कॉस्ट बताएंगे बच्चों आप लोग? व्हाट शुड बी द टोटल कॉस्ट? कीजिए। Somebody said 35,000. I don't know why. Others? और आंसर चाहिए मुझे। $30,000 आंसर दे रहे हो? अरे भाई 50,000 की कॉस्ट थी जब हमने 10,000 यूनिट बनाई थी, अब हमने आधी यूनिट बनाई है तो 25,000 कॉस्ट होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए सर। क्यों? आपको ऐसे निकालना ही नहीं है। आप तो पहले फिक्स निकालो फिर वेरिएबल निकालो। फिक्स देखो, क्या रेंट कम हुआ आपका जुलाई में? आपने वड़ा पाव कम बेचे, ओके एग्री। क्या रेंट कम हुआ? क्या रेंट वाला जो लैंडलॉर्ड है उसको आप बोलोगे जाकर कि मेरे आधे वड़ा पाव बिकने वाले हैं जुलाई में, मुझसे रेंट कम लीजिए, क्या वो मानेगा? विल ही अंडरस्टैंड यू? नो सर। इसका मतलब ये जो 10,000 है ये तो लगना ही लगना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ये 40,000 जो है सर, ये तभी लगता है जब आप कुछ बनाते हो। जब मैंने 10,000 यूनिट बनाई थी तो 40,000 लगा था, मतलब एक वड़ा पाव बनाने में मुझे कितना पैसा लग रहा था सर? 4 रुपीज पर यूनिट। तो मैंने अगर 5 वड़ा पाव बनाए 5,000 तो मतलब 20,000,
मतलब देखो वेरिएबल कॉस्ट जो है आपकी क्वांटिटी कम होने से कम हुआ क्या? क्वांटिटी कम हुई, वेरिएबल कॉस्ट कम हुआ, बट आपका फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स है ना, इसीलिए तो उसका नाम फिक्स्ड कॉस्ट है। समझ रहे हो? टोटल कॉस्ट कितना आ गया? 30,000। तो बड़ा सिंपल है फिक्स कॉस्ट। अगर आपकी प्रोडक्शन की सेल्स की क्वांटिटी बढ़ने से या घटने से कोई कॉस्ट चेंज नहीं होती, इट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट। और अगर क्वांटिटीज बढ़ने या घटने से कोई कॉस्ट चेंज होती है, बढ़ने से बढ़ जाती है, कम होने से कम हो जाती है, क्वांटिटीज के कम ज्यादा होने से कॉस्ट भी चेंज हो रही है, इट इज वेरिएबल कॉस्ट। मुझे नहीं लगता किसी को डाउट रह गया होगा। देखते हैं। These are the cost which are incurred for a period। सर ये पूरे महीने के लिए लगती है, इस पे ये नहीं पूछा जाता कि एक वड़ा पाव के लिए कितनी लगी। एंड विद इन अ सर्टेन आउटपुट एंड टर्नओवर लिमिट्स, इट टेंड टू बी अनअफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। आप जो एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब वड़ा पाव बना रहे हो, उसका लेवल ऊपर या डाउन, ऊपर या नीचे होने से सर ये अनअफेक्टेड है, उसको कोई चेंज नहीं होता। दे डू नॉट टेंड टू इंक्रीज और डिक्रीज विद द चेंजेस इन आउटपुट। फॉर एग्जांपल रेंट, insurance of factory building, these all remain same for different levels of production। बच्चों आपको समझ में आ गई क्या फिक्स कॉस्ट? बता दो यार, कंफर्म कर दो। सबको आया समझ में? सर ग्राफ भी बता देते। अरे देखो भाई, मैं आउटपुट कितना भी बढ़ा रहा हूं, कितना भी बढ़ा रहा हूं एक्स एक्सिस में, पर मेरी कॉस्ट नहीं बढ़ रही सर, सेम है। ये 45 है तो 45 ही है, सेम चल रही है। दिस इज फिक्स कॉस्ट, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिक्स कॉस्ट की लाइन जो होती है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट सर, दीज कॉस्ट टेंड टू वेरी, वेरी मतलब चेंज होना, विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। एनी इंक्रीज इन द एक्टिविटी रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उसी का उल्टा। तो जैसे आपने देखा कि आउटपुट बढ़ रहा है, वैसे ही आपकी कॉस्ट भी बढ़ रही है, देखो इंक्रीजिंग ट्रेंड में, करेक्ट है। दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, ज्यादा शर्ट बनाओगे तो ज्यादा टेलर को पैसे देने पड़ेंगे या फिर फ्री में बना के चला जाएगा? सर देने पड़ेंगे। तो आई होप सभी को वेरिएबल कॉस्ट भी समझ में आ गया है। अगली बात आती है सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। These costs contain both fixed and variable component and are thus partly affected by fluctuations in the level of activity। कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो पूरी तरह वेरिएबल भी नहीं होती, पूरी तरह फिक्स भी नहीं होती, कुछ एक लेवल तक फिक्स रहती हैं, उसके बाद फिर वेरी करने लगती है। जैसे कि टेलीफोन का बिल। अगर आपके यहाँ लैंडलाइन फोन है, अगर आपके यहाँ लैंडलाइन फोन है तो कभी बिल उठाकर देखना। अभी तो नहीं होगा, पहले तो हुआ करता था। अगर आप चाहे बात करें चाहे ना करें, बस लगा हुआ है ना आपके यहाँ, 240 रुपीज पर मंथ आ रहा है, आता ही रहेगा बिल, बिल कम नहीं होगा। सर मैंने मार्च में 0 बात करी, 0 कॉल्स, तो भी 240। मैंने मई में 100 कॉल्स किए तो भी 240। शायद 100 कॉल तक उतने मिनट यूज नहीं हुए होंगे जितने मिनिमम होते हैं, पर जैसे आपने जून में 150 कॉल किए ना, तो आपने देखा आपका बिल 300 हो गया। इसका मतलब क्या समझे आप? कुछ एक लेवल तक तो उतना बिल आना ही आना है, बट उस एक लेवल के बाद अगर और कॉल्स आप करते हैं तो तब आपका जाके वो वेरिएबल हो जाता है। जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, तो इस डायग्राम में हम देखेंगे सर हमारी कॉस्ट 10 रुपीज ही चल रही है 2000 आउटपुट तक। तो 1000 आउटपुट हो, चाहे 1100 हो, 1200 हो, 13, 14, 2000 तक भी मैं आ गया, मेरी कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, इट इज कांस्टेंट। बट 2000 के बाद मैं जितना भी आउटपुट बढ़ा रहा हूं, कॉस्ट भी बढ़ रही है, करेक्ट है। बच्चों सेमी वेरिएबल समझ में आ गया है तो एक बार यस लिख दो फटाफट। कोई बड़ी चीज नहीं सर, इजी थिंग्स, वेरी इजी थिंग्स। अगली बात आती है सर कंट्रोलेबिलिटी, कि कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ना, उस बेसिस पे। कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। अब इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैं हूं एक सुपरवाइजर,
एक कॉस्ट है रेंट की कॉस्ट, फैक्ट्री का रेंट। क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूं? यस और नो में आंसर देना। अब आप चैट बॉक्स में होने चाहिए पूरी तरह अवेलेबल, मुझे फटाफट आंसर चाहिए। मैं सुपरवाइजर हूं फैक्ट्री का, क्या मैं फैक्ट्री की रेंट को कम करवा सकता हूं? क्या मेरी इतनी अथॉरिटी होती है? नहीं सर, रेंट वाले से तो मेरी कभी बात ही नहीं होती सर, तो मैं लिख दूंगा यहां पर अनकंट्रोलेबल। सुपरवाइजर के लिए है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। सेकंड मैंने बोला डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो लेबर लोग काम कर रहे हैं ना उनकी कॉस्ट। अगर आप सही से काम करवा देते हैं उनसे तो ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम से काम पूरा करवाते हैं। तो सुपरवाइजर अगर अपना काम अच्छे से करता है तो क्या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करवा सकता है? यस और नो में आंसर दीजिए फटाफट सारे लोग। अच्छा, मैंने यहां पर रखा है सीईओ को, कंपनी के सीईओ को। कंपनी का सीईओ, क्या कंपनी का सीईओ अगर चाहे तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कंट्रोल करवा सकता है? सर उसके लिए तो चुटकी का काम है, वो तो फोन करेगा सुपरवाइजर को, कम करवाओ। कहीं ना कहीं अथॉरिटी सीईओ के पास तो है ना, वो भले किसी और के थ्रू कराए, बट क्या उसके लिए कंट्रोलेबल है वो कॉस्ट? यस और नो में आंसर दीजिए। क्या सीईओ के लिए डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कंट्रोलेबल है? सर जब इतने छोटे के लिए कंट्रोलेबल है तो इतने बड़े आदमी के लिए तो कंट्रोलेबल होनी ही होनी है, कोई डाउट नहीं। अब बताइए रेंट की कॉस्ट, रेंट की कॉस्ट सीईओ के लिए क्या होगी आंसर में? देखो सर, रेंट तो कभी चेंज नहीं होता सर। नहीं नहीं, चेंज होता है ना। आप बिल्डिंग बदल दीजिए, आप लैंडलॉर्ड से जाकर बात कीजिए, निगोशिएट कीजिए, ये सब काम सुपरवाइजर नहीं कर सकता, ये सब बड़े लेवल के लोग करते हैं। तो सर सीईओ के लिए क्या ये कॉस्ट कंट्रोलेबल है? यस। अच्छा, मैंने आपको ये मैट्रिक्स क्यों बनाया पता है? मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाहता हूं, इस नोट को पढ़ना अच्छे से। क्या लिखा है? नो कॉस्ट इज अनकंट्रोलेबल। कोई भी कॉस्ट अनकंट्रोलेबल नहीं होती, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट। भाई किसके नजरिए से आप पूछ रहे हो उस पर मैं आंसर दूंगा ना। तो मैंने अनकंट्रोलेबल बोला था कि भाई हाँ रेंट की कॉस्ट अनकंट्रोलेबल है, लेकिन मैंने बोला था वो सुपरवाइजर के नजरिए से अनकंट्रोलेबल, सीईओ के नजरिए से वो कंट्रोलेबल है। तो अपने आप में कोई कॉस्ट अनकंट्रोलेबल नहीं होती, इट डिपेंड्स ऑन कि किस पर्सन के नजरिए से आप, किस रिस्पॉन्सिबल पर्सन के नजरिए से पूछ रहे हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? मैं जो आपको सिखाना चाहता था इस एग्जाम्पल के थ्रू, क्या कंक्लूजन आपको समझ में आया बच्चों? प्लीज फटाफट रिप्लाई कर दीजिए। करेक्ट, वेरी गुड। तो अब हम पढ़ते हैं, अब आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए, कॉस्ट दैट कैन बी कंट्रोल्ड टिपिकली बाय अ कॉस्ट प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट सेंटर मैनेजर इज कॉल्ड कंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट incurred in a particular responsibility center can be influenced by the action of the executive heading that center। भाई परचेज मैनेजर अपने परचेज डिपार्टमेंट में होने वाली कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है, सेल्स को नहीं कर सकता। ठीक है। For example, direct cost comprising direct labor, direct material, etc. are generally controllable by shop level management. Shop मतलब workshop. Uncontrollable cost which cannot be influenced by the action of a specified member of an undertaking are known as uncontrollable cost. For example, expenditure incurred by tool room is controllable by foreman, but the share of tool room expenditure is apportioned to the machine shop is not to be controlled by machine shop. ये example अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे तब आने लगेगा। लेकिन मैंने जो एग्जांपल दिया रेंट का कॉस्ट, क्या वो आपको समझ में आया? क्या वो अनकंट्रोलेबल था? हाँ सर था, लेकिन किसके नजरिए से? सुपरवाइजर के नजरिए से। सो नोट, नो कॉस्ट इज अनकंट्रोलेबल, इट इज ओनली इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। किस व्यक्ति की बात कर रहे हो आप? वी मे स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर कॉस्ट टू बी आइदर कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। ये डिपेंड करता है कि किस इंडिविजुअल के नजरिए से आप सवाल पूछ रहे हैं। आई होप सबको ये बात भी समझ में आ गई है। अगला है सर नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब आप कभी फर्नीचर के वर्कशॉप में अगर गए हो, फर्नीचर वर्कशॉप,
तो क्या वहां पर कुछ स्क्रैप पड़ा होता है? स्क्रैप, बहुत सारा स्क्रैप पड़ा रहता है। स्क्रैप समझते हो ना सर, वो जब फर्नीचर बनाते हैं ना तो वो छिलका जैसा निकलता है, स्क्रैप बहुत सारा पड़ा। अब सर देखिए, ये क्या मैं बोल सकता हूं इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, मतलब अगर आप बनाएंगे फर्नीचर तो वो निकलना ही है, या फिर कारपेंटर की गलती है? इज इट अ मिस्टेक ऑफ कारपेंटर और इज इट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस? सर इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस एंड नॉट अ मिस्टेक ऑफ कारपेंटर। लेकिन एक एनालिसिस मैंने किया, ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह सही नहीं था। मैंने देखा सर, जब मैं 10 केजी का एक वुड लेके आता हूँ, वुड का लॉग मतलब लकड़ी का गट्ठा जो होता है ना, आप 10 केजी का लेकर आते हो और उसमें से अगर आप फर्नीचर बनाने जाते हो तो अराउंड अराउंड 1 केजी का वेस्टेज होता है, 1 केजी वेस्ट होता है, और इसे कोई नहीं रोक पाता, इसे कोई नहीं रोक पाता। तो क्या मुझे आप वेस्टेज का परसेंटेज बताएंगे? अगर आपने 10 केजी वुड्स लेके आए और 1 केजी तो सर उसमें से वेस्ट होना ही होना है, ये तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। 1 केजी जो है ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। एक और वर्ड लिख देता हूं, इट इज अनअवॉइडेबल, कोई नहीं रोक सकता इसको, तो इतना तो वेस्ट निकलना ही निकलना है, चाहे कितना भी अच्छा कारपेंटर आ जाए। परसेंटेज बताइए कितना हुआ? सर 1 केजी आउट ऑफ 10 केजी, कितना बोलोगे भाई? परसेंटेज निकालते नहीं बनता क्या? अभी मैथ्स पढ़ाना पड़ेगा वापस से। 10% सर, 10%। अच्छा, अब किसी और दिन में मैं 30 केजी का वुड लेकर आया, वुड लॉग लेकर आया और वेस्टेज हुआ मेरा 4 केजी का। बताइए, क्या मैं बोल दूं कि 4 केजी मेरा पार्ट ऑफ द प्रोसेस है? क्या अब आप बोल सकते हो कि हाँ सर कोई नहीं रोक सकता, 4 केजी तो होना ही होना है? इज इट ट्रू? नो सर, इस 4 केजी के अंदर एक तो है 30 केजी का 10%, विच इज 3 केजी, ये तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस था। लेकिन ये जो 1 केजी है ना, ये आपकी मिस्टेक है। तो ये 3 केजी है, ये अनअवॉइडेबल है। बट क्या ये अच्छे से आप काम करते कारपेंटर साहब, तो क्या इसे अवॉइड कर सकते थे? हाँ सर, इन जनरल तो हम अवॉइड कर देते हैं, इस बार कुछ गलती हो गई हमसे काम करने में। तो जो चीजें अनअवॉइडेबल हैं, जिसका कोई कुछ नहीं कर सकता, सर वो तो लगनी लगनी सामान्य सी बात है, इट इज नॉर्मल कॉस्ट। और जो किसी गलती से, किसी मिस्टेक से, कोई केयरलेसनेस की वजह से लगी है, इट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल कॉस्ट। बताइए बच्चों, समझ में आ गई बात? तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक, एक ध्यान रखना, ये नॉर्मल एबनॉर्मल वर्ड आपका आखिरी तक नहीं छोड़ने वाला आपका साथ। पर अभी से एक चीज माइंड में बना लो, जब भी कोई नॉर्मल एबनॉर्मल की बात करे, ये सोचो क्या ये सामान्यतः रोका जा सकता था? अगर नहीं रोका जा सकता था ये कॉस्ट, तो नॉर्मल है। पर रोका जा सकता था लेकिन मैं नहीं रोक पाया, तब तो मेरी मिस्टेक है ना, एबनॉर्मल। सो इफ इट वाज बियॉन्ड योर कंट्रोल और इस वजह से हो रहा है तो नॉर्मल है। बट आपके कंट्रोल में था और फिर भी आप नहीं रोक पाए, देन इट इज एबनॉर्मल। आई होप सभी को समझ में आ गया। इट इज द कॉस्ट incurred at a given level of output under which the level of output is normally attained। फिर से पढ़ते हैं, it is the cost which is normally incurred at a given level of output under the conditions in which that level of output is normally attained। इसने आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया इस चीज को कि भाई अगर मैं 200 यूनिट बनाता हूं तो मुझे 20 रुपए के हिसाब से 4000 रुपीज की कॉस्ट आती है, इसे कम नहीं किया जा सकता। आपने 300 यूनिट बनाई और आपकी कॉस्ट आ गई 6200, तो ये जो 200 एक्स्ट्रा आई ना, ये आपकी किसी मिस्टेक की वजह से आई होगी, तो ये एबनॉर्मल कॉस्ट है। और जो 6000 आई है जो जनरली आती है वो नॉर्मल है। ठीक है, तो अभी एबनॉर्मल नॉर्मल में इतना टेंशन मत लो, जो मैंने बेसिक लॉजिक दिया वो वहीं पे क्लियर है। ठीक है, डेफिनेशन पे मत जाओ इतना। इट इज द कॉस्ट विच इज नॉट नॉर्मली इनकर्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। जनरली नहीं होता, मतलब किसी एक्सेप्शनली हुआ है ना, राइट। नाउ सर, कॉस्टिंग टर्म्स यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सी कॉस्टिंग टर्म यूज होती है?
ये समझना है हमको। कॉस्टिंग टर्म्स यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, ये कुछ बहुत सारी टर्म्स है हमारी जो कॉस्ट में हमको पढ़नी रहती हैं, ठीक है। तो फटाफट हम लोग कर लेते हैं। प्री डिटरमाइन कॉस्ट, सर ऐसी कॉस्ट जो पहले से डिटरमाइन हो जाती है। बच्चों एक बात बताओ मुझे, जब आप उस बंदे को कस्टमर का प्राइस बता रहे थे कि 2600 रुपए में आएगा, तब जो आपने अराउंड 2160 की कोई कॉस्ट निकाली थी ना, दैट वाज एक्चुअल कॉस्ट या फिर प्री डिटरमाइन कॉस्ट? बताइए, क्या होने से पहले आपने डिटरमाइन कर ली थी या फिर होने के बाद बताई थी? इट वाज एस्टिमेटेड ना। एस्टिमेटेड मतलब क्या? कॉस्ट निकाल तो ली है पर अभी इनकर नहीं हुई है। मतलब किसी कॉस्ट के होने से पहले अगर आप उससे डिटरमाइन कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्री डिटरमाइन कॉस्ट। करेक्ट है? बात समझ में आई? हमने एग्जांपल लिया है सर उस दिन। तो एक स्टोरी लेने से क्या है ना, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है। करेक्ट? So predetermined cost, a cost which is computed in advance before production starts. शर्ट बनाने से पहले ही मैंने बता दिया था शर्ट कितने का लगेगा, on the basis of specification of all the factors affecting cost, जो भी गिवन डेटा था उसके बेसिस में। अब बात आती है स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये भी एक प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट है which is calculated from management। आपने कल बैठकर क्या किया था? आपने कल बैठकर बताया था ना कि देखो भाई 3 घंटे लगने चाहिए और 100 रुपए प्रति घंटे देंगे, तो 300 रुपए में लेबर का काम हो जाना चाहिए। ये आप कॉस्ट अकाउंटेंट और मैनेजमेंट ने बैठकर डिसाइड किया था ना, ये एक तरह की स्टैंडर्ड कॉस्ट थी जो आप डिसाइड करके किसी को देते हो, which is calculated from management's expected standard of efficient operation। ये आपकी एक्सपेक्टेशन थी भाई 300 में करो यार, ये मेरी उम्मीद है आपसे कि आप 300 में करके दिखाएंगे। एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंट ऑपरेशन, अगर आप सही तरीके से एफिशिएंटली अपने काम करेंगे तो ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट आएगी आपकी। और द रेलेवेंट नेसेसरी एक्सपेंडिचर, इट मे बी यूज्ड एज अ बेसिस फॉर प्राइस फिक्सेशन एंड फॉर कॉस्ट कंट्रोल। हम तो कॉस्ट कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे ना, प्राइस फिक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे थे सर, हम कॉस्ट कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे। चलिए फिर आते हैं मार्जिनल कॉस्ट। आप सभी ने मार्जिनल कॉस्ट इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा जो फाउंडेशन रूट से आए हैं, और जो नहीं आए हैं उनको मैं समझा देता हूं। देखो मार्जिनल का मतलब क्या होता है? कॉस्ट incurred for one extra unit, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है। सो द अमाउंट एट एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट बाय विच एग्रीगेट कॉस्ट आर चेंज्ड इफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब वॉल्यूम को एक बढ़ाने या एक कम करने से बाय ये 1 यूनिट कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, दैट कॉस्ट इज द मार्जिनल कॉस्ट। जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था अभी वड़ा पाव वाला, ठीक है, ये देखिए यहां पर मैं अगर बोलता हूं कि आप 5001 क्वांटिटी ऑफ वड़ा पाव बनाते हो, मुझे कोई बताएगा टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? मैंने 5000 वड़ा पाव बनाए थे तो 30,000 कॉस्ट आई थी। मैं 5001 वड़ा पाव बना रहा हूं तो बताइए कितनी कॉस्ट आएगी? गाइस आंसर मी फटाफट। बच्चों समझ में नहीं आया क्या? देखिए सर आपने 5001 वड़ा पाव भी बनाए तो फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी अभी भी 10,000 है, लेकिन सर वेरिएबल कॉस्ट ना एक बढ़ जाएगी। 5001 इंटू 4 तो आ जाएगी सर ये 20,004। तो बताइए टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 30,004। अब सारे लोग बताइए एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी? एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बनाने के लिए कितनी कॉस्ट? सर 4 रुपए। दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। तो जनरली आपका मार्जिनल कॉस्ट जो होता है ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के बराबर जाता है। यही तो था ना वेरिएबल कॉस्ट, हर एक यूनिट बनाने में एक्स्ट्रा कितना चार्ज लग रहा है वही वेरिएबल कॉस्ट भी था। करेक्ट? चलिए सर एस्टिमेटेड कॉस्ट, सर अभी तो पढ़े प्री डिटरमाइन। देखो अभी सिनोनिम आ रहे हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर एक्विजिशन इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन एडवांस। कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लिखने में डिफरेंस है। चाहे प्री डिटरमाइन बोल दो चाहे एस्टिमेटेड बोल दो, एक ही चीज है। ठीक है? दे आर प्रेडिक्शन ऑफ कॉस्ट। ऑब्वियसली सर फ्यूचर की कोई बात करोगे तो प्रेडिक्शन ही कहेंगे ना। डिफरेंशियल कॉस्ट ये भी मार्जिनल के जैसा होता है, लेकिन ये 1 यूनिट का नहीं होता, टोटल का होता है। जैसे यहां पर मैंने बोला कि 10,000 यूनिट बनाने की वजह से
आपकी कॉस्ट आई थी 50,000 और 5,000 यूनिट बनाने की वजह से आई 30,000, तो मुझे कोई बताएगा कि 5,000 एक्स्ट्रा बनाने की वजह से कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है? एक्स्ट्रा 5,000 यूनिट बनाने पर एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आती है? एक्स्ट्रा यूनिट है आपकी 5,000, एक्स्ट्रा यूनिट है 5,000, उसको बनाने में ये 5,000 है, सॉरी कंफ्यूज मत होना, उसको बनाने में एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आई है? सर 5,000 से 10,000 तक पहुंचने में 30,000 से 50,000 तक पहुंचना पड़ा, 20,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट। इसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। सो एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की वजह से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल कॉस्ट। क्या दिया है भाई डिफरेंशियल कॉस्ट? देखो, इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल कॉस्ट, इट रिप्रेजेंट द चेंज इन टोटल कॉस्ट। मैं वही तो देख रहा था ना, टोटल कॉस्ट में क्या चेंज आया? ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, प्रोडक्शन, कुछ भी। मैं बोल रहा हूं कि आज मैं किसी एक महीने में 20,000 यूनिट्स बना देता हूं मेरे गुड्स की, और अगले साल में नई मशीन लेके आने वाला हूं, न्यू मशीन, और न्यू मशीन आने के बाद मैं एक महीने में 25,000 यूनिट्स बना पाऊंगा। तो ये जो 5,000 यूनिट्स है ना, और इसकी वजह से जो लगने वाली कॉस्ट है, मतलब कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है नई मशीन की वजह से, या कितना बेनिफिट हो रहा है, जो भी इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल, दैट विल बी कॉल्ड एज डिफरेंशियल कॉस्ट। ठीक है? या फिर मैं ऐसा बोल देता हूं, थोड़ा दूसरे तरीके से लेते हैं। सर ओल्ड मशीन में वही चीज को करने के लिए लगते थे 20,000 रुपए, और नई मशीन आई है तो हमारी कॉस्ट सेविंग हो रही है, तो उसी चीज को करने के लिए लग रहे हैं 18,000 रुपीज, तो 2,000 रुपीज की डिफरेंशियल कॉस्ट है। अब सर ये डिफरेंशियल कॉस्ट इंक्रीमेंटल है डिक्रीमेंटल? डिक्रीमेंटल है, क्योंकि डिक्रीज हुई है। तो किसकी वजह से डिक्रीज हुई है? सर नई टेक्नोलॉजी की वजह से डिक्रीज। ऐसे अलग अलग तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी चेंज इन प्रपोज्ड एग्जिस्टिंग लेवल और इन द एग्जिस्टिंग मेथड ऑफ प्रोडक्शन, द इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू दैट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिसीजन विल बी नोन एज इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल कॉस्ट। तो एकदम थ्योरी पार्ट आ गया। इम्प्यूटेड, इम्प्यूटेड मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जो लगी नहीं, बस मानी जाती है। आप बिजनेस में जाने वाले हो, बिजनेस में जाने से पहले आप जॉब कर रहे थे। आप जब जॉब कर रहे थे तो आपकी सैलरी थी 50,000। बिजनेस में जाने से वो सैलरी बंद होगी या नहीं होगी? सर बिजनेस में जाएंगे मतलब जॉब छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, तो जब आप बिजनेस से सर्विस से बिजनेस में जाते हैं तो क्या आप अपने एम्प्लॉयर को 50,000 उल्टा पे करते हैं? यस और नो में आंसर दीजिए। मैं गया सर्विस से बिजनेस में, तो क्या अब मैं अपने बिजनेस से 50,000 रुपए सर्विस वालों को दूंगा क्या? एम्प्लॉयर को दूंगा क्या? यस और नो में जवाब दीजिए। ऐसा होता है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। लेकिन क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, कैन आई से बिजनेस में जाने की वजह से मेरे 50,000 रुपए आने से रुक गए? गए तो कहीं नहीं, बट आने से रुक गए। अगर बिजनेस में नहीं आता तो आ जाते, वो तो नहीं रुकते। जो 50,000 की सैलरी है, जो जॉब छोड़ने की वजह से अब नहीं आ रही है, वो आपकी जेब से निकली नहीं है, पर आने से रुकी है। समथिंग विच इज नॉट रिसीव्ड बिकॉज ऑफ एनी डिसीजन, दैट इज कॉल्ड द इंप्यूटेड कॉस्ट। समझे बात को? देखो, नोशनल का मतलब होता है नकली, रियल में नहीं। दीज आर द नोशनल कॉस्ट विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले। कैश कुछ भी नहीं निकला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट फॉर विच इज नॉट एक्चुअली मेड इज एन एग्जांपल ऑफ इंप्यूटेड कॉस्ट। हाँ, अकाउंट्स में सर बचपन में आपने पढ़ा हुआ क्लास 11th में, आप कैपिटल में इंटरेस्ट देते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्चुअल में आप देना वेना कुछ नहीं था, वो सिर्फ एंट्री होती थी। सच में कोई कैश पेमेंट करते थे क्या? नहीं सर। ओनर क्या देगा? ओनर क्यों पैसे निकालेगा अपने इंटरेस्ट के? ऐसा कुछ नहीं होता था। ठीक है, चलिए फिर आती कैपिटलाइज्ड कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो लगती तो एक्सपेंसेस की तरह है लेकिन असेट में ऐड हो जाती है। मतलब समझना, जब आप मशीन लेने जाते हो ना, सपोज आप अपने बिजनेस के लिए मशीन परचेस करने गए, ठीक है, आपकी मशीन आई 20 लाख रुपीस की। जब मशीन को आपने इंस्टॉलेशन करवाया ना, तो इंस्टॉलेशन के पैसे लग गए हमारे 10,000 रुपीस। बताइए, जब आप अपने अकाउंटिंग एंट्री करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो क्या करेंगे? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या करेंगे सर? सीधे 2,10,000 करेंगे। क्यों सर? क्योंकि भले ही एक एक्सपेंस था, लेकिन किसके लिए किया गया था?
एसेट के लिए किया गया था, तो इसे भी एसेट की तरह ट्रीट कर लिया जाता है। ये अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, बस उसका यूज यहां हुआ है। तो किसी चीज को कैपिटलाइज कर देना मतलब एसेट में ऐड कर देना, पीएनएल में ना ले जाना और एसेट में ऐड कर देना, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइज कॉस्ट। इसलिए इसे बोलते हैं कैपिटलाइज कॉस्ट। सो दीज आर कॉस्ट व्हिच आर सिमिलर टू एक्सपेंस। इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो हमें सर एक्सपेंस की तरह दिखता है, यस, लेकिन क्या ये असेट के लिए था? हाँ, तो असेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ अ मशीन आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है। चलिए, उसके बाद आती प्रोडक्ट कॉस्ट। दीज आर द कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद द परचेज और सेल ऑफ गुड्स इन केस ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंटरी इन द प्रोडक्शन सिनेरियो। सच कॉस्ट आर एसोसिएटेड विद एक्विजिशन एंड कन्वर्जन ऑफ मटेरियल एंड ऑल अदर मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स इनटू फिनिश्ड गुड्स फॉर सेल। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में सबसे पहले रॉ मटेरियल अंदर आया, स्टोर में गया, स्टोर से निकला वर्कशॉप में गया, वर्कशॉप में मशीन चली, मशीन के अंदर प्रोसेस हुआ, आउटपुट निकला, वेयर हाउस में गया। इस पूरे 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 सीक्वेंस में जितनी भी कॉस्ट इनकर हुई है सर, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? प्रोडक्ट से रिलेटेड है। कॉस्ट इनकर आर रिलेटेड टू प्रोडक्ट। ये सब हो जाएंगी प्रोडक्ट कॉस्ट, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। कहने का मतलब जो भी चीजें फैक्ट्री के अंदर हुई हैं मोस्टली वही चीजें प्रोडक्ट कॉस्ट होती हैं। उसके बाहर होने वाली चीजें जैसे कि रेंट, सर रेंट तो फैक्ट्री के अंदर ही लगा है, फैक्ट्री का रेंट, ना 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 ना, बट क्या वो प्रोडक्ट से रिलेटेड था एकदम जुड़ा हुआ? नहीं सर। मशीन का डेप्रिसिएशन, हाँ वो प्रोडक्ट से रिलेटेड था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। आगे जाके हमको प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट को भी अच्छे से पढ़ना है। तो ये होता है प्रोडक्ट कॉस्ट, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जो खरीदने और कन्वर्ट करने से रिलेटेड है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, ये सब आता है प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हमने इंप्यूटेड पढ़ा ना, इंप्यूटेड और अपॉर्चुनिटी दोनों सेम है। अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन इन एक्सेप्टिंग एन अल्टरनेटिव कोर्स, बिजनेस एक्सेप्ट करने की वजह से, जॉब से जो अपॉर्चुनिटी चली गई उसकी वजह से जो पैसा नहीं आ पाया, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब अगर आप जाके बिजनेस में भी महीने में 50,000 नहीं कमा रहे, मतलब आपका डिसीजन अच्छा नहीं था बिजनेस में जाने का। क्यों? क्योंकि जितना पैसा जा रहा था उतना भी आप नहीं कवर कर पा रहे, तो फिर क्या कमा रहे हैं? करेक्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ये हो गया इसका उल्टा, जो कॉस्ट सच में जेब से निकलती है। इट इज पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट विच इन्वॉल्व्स कैश आउटले। दिस कॉस्ट कंसेप्ट इज अ शॉर्ट रन कंसेप्ट एंड यूज्ड इन डिसीजन रिलेटिंग टू फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। Out of pocket cost can be avoided or saved if a particular proposal is under consideration or not accepted. देखो, जो कॉस्ट ना अभी लगी नहीं है वो आउट ऑफ पॉकेट में नहीं आती, जो सच में पे हो चुकी है या जिसका कमिटमेंट दे दिया मैंने, वो आउट ऑफ पॉकेट कहलाएगी। शटडाउन कॉस्ट, शटडाउन कॉस्ट बहुत अच्छा टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। दोस्तों एक बात बताइए, अभी हमारा लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में भी सर हमारी जो फैक्ट्री थी उसका रेंट हमको देना पड़ रहा था। मतलब प्रोडक्शन शटडाउन था क्या? प्रोडक्शन शटडाउन था क्या? उसके बाद भी कोई कॉस्ट लग रही थी? यस सर, वो कहलाती शटडाउन कॉस्ट। दीज कॉस्ट विच कंटिन्यू टू बी इनकर्ड इवन व्हेन अ प्लांट इज टेम्परेरी शटडाउन। ऑब्वियसली टेम्परेरी शटडाउन था, अगर परमानेंट शटडाउन होता तो मैं तो मना ही कर देता मेरे फैक्ट्री वाले को, लैंडलॉर्ड को, कि मैं छोड़कर जा रहा हूं, हमारा रेंट एग्रीमेंट कैंसिल। लेकिन अभी आपने टेम्परेरीली मना किया था ना कि सर ये वाली कॉस्ट जो है ये इसलिए अभी लग रही है क्योंकि आपने टेम्परेरी शटडाउन किया प्लांट। जैसे रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, टैक्सेस हो गए, रेट्स मतलब टैक्सेस, दीज कैन नॉट बी एलिमिनेटेड विद द क्लोजर ऑफ द प्लांट। In other words, all fixed cost which cannot be avoided during temporary closure of the plant will be known as shutdown cost. Very simple meaning. सर उसके बाद sunk cost, ये सारी बात होती है डिसीजन लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मुझे एक डिसीजन लेना है, कि नई ब्रांच खोलूं या ना खोलूं। अब नई ब्रांच खोलूं या ना खोलूं के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दिमाग में ही सोचा कि यार अगर नई ब्रांच खोलूंगा तो नए एम्प्लॉय भी आएंगे, नया रेंट भी देना पड़ेगा, और मैं बोलता हूं कि मेरे पास नए एम्प्लॉय ऑलरेडी हैं। सुनना मेरी बात, फिर से सुनना। आपको एक डिसीजन लेना है कि नई ब्रांच खोलें या ना खोलें। उस डिसीजन को लेते समय आपके पास दो फैक्टर्स हैं सामने। सर नई ब्रांच खोलने से रेंट भी नया आएगा और लेबर की कॉस्ट भी लगेगी। फिर आपको दिमाग में आया यार लेबर तो मैं ऑलरेडी हायर कर चुका हूं, तो उनको तो पैसा देना ही पड़ेगा चाहे मैं ब्रांच खोलूं चाहे ना खोलूं। तो बताइए ये लेबर कॉस्ट डिसीजन लेने के लिए मायने रखती है नहीं? यस और नो?
अभी आपने लेबर को गारंटी दे दी कि मैं आपको पैसा दूंगा चाहे ब्रांच खुले ना खुले, तो क्या डिसीजन लेते समय ये लेबर की कॉस्ट अब कुछ मैटर करती है? डिसीजन लेते समय तो जो नहीं हुआ है वो मैटर करता है ना। आप किसी शॉप में जाते हैं, मोबाइल फोन खरीद देते हैं, पैसा दे देते हैं, फिर सोचते हैं क्या मोबाइल लूं या ना लूं, ऐसा नहीं होता ना सर। जो चीज डूब गई है वो तो डूब गई। संक मतलब क्या? ऐसी कॉस्ट जो अब हिस्ट्री बन चुकी है। हिस्टोरिकल कॉस्ट incurred in the past are known as sunk cost. They play no role in decision making. डिसीजन मेकिंग करते समय इसका कोई रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन, द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन इज अ संक कॉस्ट, देयरफॉर नॉट कंसीडर्ड। अभी मेरी बुक्स में दिख रही है एक मशीन की वैल्यू 10 लाख रुपीस, हालांकि वो मशीन पड़ी हुई है ऐसे ही, कोई वेस्टेज है। अब जब आप नया मशीन खरीदने जाओगे तो क्या उसमें 10 लाख का डिस्काउंट मिलने वाला है? मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या दिख रहा है ये मैटर नहीं करता। क्या सच में डिस्काउंट मिलेगा या नहीं ये मैटर करता है। तो कॉस्ट ऑफ मशीन क्या मानोगे? जितनी बताई गई है। करेक्ट है? ये हुआ संक कॉस्ट। सर क्या ये सब भी एक एक चैप्टर है? नहीं नहीं नहीं, ये बस एक जनरल डिक्शनरी जैसा है। ये सब जब आएंगे ना तब इनको फिर से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट कॉस्ट, बच्चों देखो अभी आप ऊपर लिख रहे थे टोटल कॉस्ट को दो तरीके से लिख सकता हूं मैं सर। ये वेरिएबल कॉस्ट को मैंने वेरिएबल कॉस्ट ये कैसे लिखी है? टोटल में, और यहां पर भी वेरिएबल कॉस्ट लिखी है, लेकिन किस में लिखी है? पर यूनिट में। तो कॉस्ट को हमेशा दो तरीके से दिखाया जा सकता है, एक होता है पर यूनिट में, एक होता है टोटलिटी में। जो कॉस्ट टोटलिटी में दिखाई जाती है उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट। सिंपल, पढ़ लो समझ में आ जाएगा। These costs refer to the cost of any product, process or unit in its totality. When costs are presented in a form, various components may be shown in absolute amount or as a percentage of total or as per unit. Here the cost depicted in the absolute amount may be called as absolute cost. जो total में लिखा हुआ per unit में नहीं लिखा हुआ, they are called as absolute cost. Discretionary cost, such costs that are not tied to, याद है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर क्या था? जहां पर कोई भी इनपुट आउटपुट रिलेशन नहीं था। तो ऐसी कॉस्ट जिसमें कोई इनपुट आउटपुट रिलेशन नहीं है, सच कॉस्ट विच आर नॉट टाइड टू क्लियर कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट मतलब कारण और उसका परिणाम। नो कॉज नो इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट आउटपुट। सो नो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इज देयर। दे यूजुअली अराइज फ्रॉम पीरियडिक डिसीजन रिगार्डिंग मैक्सिमम आउटले। एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशन, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, और लिख देता हूं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है सर, आप इसको इतना स्पीड में क्यों कर रहे हैं? बच्चों ये थ्योरी छोटी छोटी है ना, ये सब चीजों में आपकी पकड़ और अच्छी बन जाएगी जब हम पूरा सब्जेक्ट सिलेबस कर लेंगे, जब आप एग्जाम के टाइम इसको रिवाइज करेंगे तब तक आप जान चुके होंगे ना बहुत सारी चीज। यस, पीरियड कॉस्ट, सर ये ऐसी कॉस्ट है जो पीरियड के हिसाब से लगती है, जैसे कि रेंट प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं लगता, पीरियड के, विच आर नॉट असाइंड टू प्रोडक्ट बट आर चार्ज एज एक्सपेंसेस अगेंस्ट द रेवेन्यू फॉर द पीरियड in which they are incurred. All non-manufacturing costs जैसे कि general administration, selling, distribution are period cost. Engineered cost, these are the costs that result from specific clear cause and effect relationship. मतलब अगर आप discretion का opposite बोलें, opposite of discretion, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट का अपोजिट होता है इंजीनियरिंग कॉस्ट। तो जिन कॉस्ट में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सब कहलाती है मेरी इंजीनियर्ड कॉस्ट। और जिसमें नहीं है वो कहलाता है हमारा क्या बच्चों? वो कहलाता है हमारा डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। तो ये है इंजीनियर्ड और डिस्क्रिशनरी के बीच का डिफरेंस। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, ये वही है जो हमने पढ़ा था ना, आउट ऑफ पॉकेट। दीज कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज आउट ऑफ पॉकेट। देखो वही चीज रिपीट हो रही है। एंड रेफर टू कॉस्ट इन्वॉल्विंग इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश। और इम्प्लिसिट मतलब उसका उल्टा, डू नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट, दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दे आर इकोनॉमिक कॉस्ट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इम्प्यूटेड कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो दोस्तों इसके साथ हमारा थ्योरी चैप्टर इज नाउ कंप्लीटेड। और आज डे है हमारा कौन सा भाई? टुडे इज फ्राइडे, सो सैटरडे अ वेरी गुड डे। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्टिंग। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको मजा आ रहा है कॉस्ट में। अब ज्यादा मजा आएगा, थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, बस इतना ही प्योर थ्योरी था, अब प्रैक्टिकल थ्योरी का मिक्स चलेगा। ठीक है, चलिए भाई, और कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग? नहीं तो फिर सेशन क्लोज करें। ठीक है, चलिए।